करना, वो ऑल टेस्ट कर दी मैंने। ठीक, चलो। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लॉ क्या होता है, कैसे बनते हैं, सबके बारे में बात कर ली थी। आज हम ऑफिशियली अपना कंपनी लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर ना आप लोगों ने फाउंडेशन में कंपनी लॉ की कुछ बॉडीज पढ़ी होंगी, आरओसी वगैरह। बस आरओसी पढ़ा था और कुछ भी था? कौन कौन सी बॉडीज थी, कुछ याद है? कुछ ऐसा पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये सब कुछ सीखा था? कुछ नहीं सीखा? सच बताओ। ये तो मैं पहली क्लास में सिखाता हूँ कंपनी लॉ। ये नहीं सीखा तो तुमने कंपनी लॉ पढ़ा कैसे? माँ कसम, क्या ही बोलूं मैं। चलो, आओ। जलील करने का मन भी कर रहा है, क्या ही करूं, तुम्हारी गलती भी नहीं है। आओ पढ़े। आज हम कंपनी लॉ को शुरू कर रहे हैं, तो पहले तो हम ये सीखते हैं कंपनी वर्ड की डेरिवेशन कहाँ से आई थी। ये तो सीखी होगी। चलो समझ गया मैं, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। ठीक है। तो आज हम पहले सीखेंगे कंपनी वर्ड की डेरिवेशन, कंपनी वर्ड आया कहाँ से था। फिर हम सीखेंगे कंपनी को दो एंगल से, कि लीगली एंगल में कंपनी क्या होता है, और एज पर जनरल लैंग्वेज में जो ऑथर्स बोलते हैं कंपनी क्या होता है वो। फिर हम ये देखेंगे कंपनी लॉ की बॉडीज कौन कौन सी हमारे इंडिया में, कंपनी लॉ को चलाता कौन कौन है। क्योंकि अगर ये बॉडीज का रोल आपको समझ नहीं आया तो कंपनी लॉ बेकार है। और मेरे को ये नहीं समझ आया कि वो क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि वो हम फाउंडेशन के बच्चे को पहली क्लास के अंदर सिखाते हैं, क्योंकि उसके बिना वो कंपनी लॉ समझना ही बेकार है। आपको सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, आरडी, रीजनल डायरेक्टर, इन सब की अथॉरिटीज के बारे में कुछ नहीं पता। चलो शाबाश, आओ शुरू करें। देखो, सबसे पहले हम कंपनी वर्ड की बात करते हैं कि हमारा जो कंपनी वर्ड है वो आया कहां से। तो हमारा जो कंपनी वर्ड है ना, वो दो लैटिन वर्ड से आया, एक है कॉम और दूसरा है पनीस। कॉम और पनीस, ये लैटिन वर्ड है। कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर, विद और टुगेदर। पनीस का मतलब होता है ब्रेड और मील। तो अगर हम दोनों को जोड़ दे तो क्या बना? टुगेदर टेकन अ मील, टुगेदर टेकन अ मील। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उस तरीके से इकट्ठा काम करने को आज के डेट में क्या बोला जाता है? कंपनी। और ये कंपनी वर्ड हम आज भी यूज करते हैं। कई बार हम किसी दोस्त को बोलते नहीं, चल यार कंपनी देते हैं, वहां तक कुछ खाने चलते हैं, होता है। इसका मतलब ये कंपनी वर्ड शुरू से चलता आ रहा है। कहां से आया निकल के? दो लैटिन वर्ड कौन कौन से थे? कॉम और पनीस। कॉम मीन्स विद और टुगेदर, पनीस मीन्स ब्रेड और मील, दोनों को जोड़ दे टुगेदर टेकन अ। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उस तरीके से इकट्ठा काम करने को आज के डेट में क्या बोला जाता है? कंपनी। अच्छा, फिर इसमें आगे और बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया? आगे बढ़ो, लिखते रहो। है ना, ये लिखना बहुत जरूरी है चीजें, है ना, बाद में ये सब बुक में नहीं है, बहुत ना के बराबर है। बुक में तो सीधे सेक्शन से स्टार्ट होगा ना, तो बेस है पूरा चीज होगा। अच्छा, एक खासियत तुम्हें और बताऊं। आज की क्लास में जब मैं तुम्हारे को भी 2 सवा 2 घंटे जितना भी पढ़ाऊंगा, ये करने के बाद तुम्हारी बुक के 4 चैप्टर खत्म, 4 पेज स्टार्टिंग के खत्म हो चुके होंगे। जब हम करेंगे तो मैं बुक से पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन जब हम बाद में बुक पे आएंगे तो हम सिर्फ रीडिंग करेंगे, वो हो चुका होगा खत्म। विद और टुगेदर, ब्रेड और मील, दोनों को जोड़ दे टुगेदर टेकन अ मील। फिर इसमें तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सरकारी ऑफिसों में क्या होता है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक रहनी चाहिए, क्लास के बाहर नहीं जानी चाहिए। बढ़े, आगे बढ़े। चलो, हमें कंपनी वर्ड की डेरिवेशन समझ आ गई। फिर अब हम बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि सर कंपनी लॉ में टोटल में 470 सेक्शंस हैं। ठीक है जी। प्लस इसके अंदर ये जो चैप्टर्स है 29 चैप्टर्स में डिवाइड है। सेक्शन से कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? 29 चैप्टर्स में, प्लस 7 शेड्यूल्स हैं। तो अगर तुमसे कोई कंपनी लॉ पूछ ले, ये ना एक नंबर के एमसीक्यू में आ जाती है चीजें, कि कंपनी लॉ में कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है, कितने शेड्यूल्स हैं। तो टोटल में कितने सेक्शंस हैं? 470। कितने चैप्टर्स हैं? 29। कितने शेड्यूल्स हैं? 7। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता होगा, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो। शेड्यूल्स में क्या होता है? फॉर्मेट दिए होते हैं चीजों के, क्या दिए होते हैं?
फॉर्मेट्स, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ है, शेड्यूल 3 में। अच्छा, डेप्रिसिएशन कंपनी एसएलएम चार्ज करेगी डब्ल्यूडीवी, उसके बारे में जिक्र किया हुआ शेड्यूल 2 में। तो इसका शेड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, फॉर्मेट्स। तो 7 शेड्यूल्स है कंपनी लॉ में टोटल, आपको सारे नहीं पढ़ने, लेकिन मैं तो ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि टोटल कंपनी लॉ में क्या है। और जैसे 29 चैप्टर्स का क्या मतलब है, जैसे जैसे चैप्टर 1 नंबर जो है, उस चैप्टर 1 में सेक्शन 1 और 2 कवर है, चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 3 से लेकर 21-22 तक कवर है, फिर ऐसे चैप्टर 3 तो करते करते जो चैप्टर 29 होगा उसमें लास्ट कहां तक सेक्शंस कवर होंगे, 470 तक। कहानी समझ आ रही है कि 470 सेक्शन को कितने में डिवाइड कर दिया इन लोगों ने, 29 चैप्टर्स में बांट दिया इन लोगों ने। अच्छा, एक चीज मैं अगर क्लियर कर दूं, जो ओल्ड कंपनीज एक्ट था, अभी तुम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले इंडिया में हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956। उसके अंदर ना टोटल में 658 सेक्शंस थे। अच्छा, और नए वाले में कितने सेक्शंस है, 470। इसका मतलब नंबर ऑफ सेक्शंस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 200 सेक्शंस कम हो गए। क्या कंपनी एक्ट छोटा हो गया, कंपनी एक्ट छोटा हो गया, देख के तो ऐसे लग रहा है यार, कहां 700-650 सेक्शन पढ़ने होते थे, कहां 470 पढ़ने हैं, 658, 200 सेक्शंस कम हो गए, तो कंपनी तो छोटा हो गया, 200 सेक्शंस कम कर दी। इन्होंने पता क्या करा है, नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शंस को कम कर दिया, रूल्स को ज्यादा कर दिया। अब इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों। प्लस इन्होंने क्या करा, जो सेक्शन ऐसा होता था ना पुराने वाले कंपनी एक्ट में, 2-2 3-3 लाइनों के होते थे, उनको मर्ज करके एक ही सेक्शन बना दिया। तो सेक्शन एक्ट छोटा नहीं हुआ, बस क्या करा, कुछ सेक्शंस को क्या करा है, मर्ज करा, और कुछ चीजें सेक्शन से निकालकर कहां डाल दिए, रूल्स में। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज जिक्र करी थी कि सेक्शंस होते हैं एक्ट में, और एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, ये तो हम सबको पता है। रूल्स बनाती है गवर्नमेंट, और हमने पढ़ा था गवर्नमेंट में रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज ही उसका बिल रेडी करवाती है, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री रूल बनाती है। जैसे अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, तो कंपनी लॉ में जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो कौन बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो कौन बनाती होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बात समझ आती है। अच्छा, एक्ट कैसे बनता है, मैं लास्ट क्लास में सीखा था। कोई भी एक्ट बनने से पहले उसे बिल होता है, उसे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, प्रेसिडेंट के साइन करवाते हैं, एक्ट बन जाता है। यहां तक तो पता है। फिर वो इफेक्टिव कैसे होता है, ऑफिशियल गजट वाला प्रोसेस है, उसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे बनता कैसे हमें समझ आता है। जब पार्लियामेंट के 12 महीने बैठती है, ये सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, बजट सेशन, ऑटम सेशन, विंटर सेशन, ऐसे सेशन बने होते हैं। अच्छा, उस सेशन में भी जरूरी है कि तुम्हारा ये वाला बिल उठेगा। ये इंडिया में इतने सारे लॉ हैं, कोई भी बिल उठ सकता है। अच्छा, ज्यादातर इनका फोकस कहां होता होगा, जो मॉनेटरी फॉर्म वाले लॉ, जहां से पैसा ज्यादा आना है, उन लॉ को पहले चेंज करो। तो सबसे पहले जीएसटी वाले बिल, इनकम टैक्स वाले बिल ज्यादा उठते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से हमारा मॉनेटरी इंपैक्ट होता है पूरा। अब एक चीज समझो, एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, तो एक्ट को चेंज भी कौन करेगी, उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, कभी सुना होगा। तो एक्ट में अगर कोई चेंजेस लाने सेक्शन में, तो अगर बनाया पार्लियामेंट और चेंज भी करेगी पार्लियामेंट ही, तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट के सेशन का वेट करना पड़ेगा, फिर वो बिल बनेगा, फिर वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पे जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा। क्या लंबा प्रोसेस है। नए वाले कंपनी एक्ट में क्या करा, रूल्स की पावर बढ़ा दी है। रूल्स क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बनानी है, आज रूल रेडी करा, अगले दिन अप्रूव करके वेबसाइट पर डाल दिया, खत्म। पार्लियामेंट वाला प्रोसेस ही नहीं है। चेंज करना है, लो आज ही उड़ाते हैं, अगले दिन वेबसाइट पर ओमिट कर दिया। क्या सिंपल है। तो नए वाले कंपनी एक्ट में इन लोगों ने क्या करा, सेक्शंस कम करके रूल ज्यादा करे। क्यों, चेंज करना इजी हो जाए, बार बार पार्लियामेंट के सेशन का वेट ना करना पड़े। आई होप बैकग्राउंड समझ आ गया। अब एक चीज समझते हैं, इसीलिए एक चीज कही जाती है कि जो हमारा नया वाला कंपनी लॉ है ना, वो स्केल्टन अप्रोच पे बना है। किस पे बना है, स्केल्टन अप्रोच। स्केल्टन अप्रोच समझते हो, स्केल्टन समझते हो, ढांचा, हमारे अंदर का ढांचा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र 18-19-20 साल हो गई, 18-19 साल। अब जब तुम इस एज पे आ गए, तुम्हारी हाइट वेट जितनी बढ़नी थी बढ़ आ गई, अब तुम्हारे स्केल्टन में कोई चेंज होगा, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर बदलेगा। किसी की दाढ़ी पूरी नहीं आ रही तो पूरी आएगी थोड़े टाइम बाद, किसी की झुर्रियां भी आएंगी थोड़े टाइम बाद, सब कुछ होगा। समय के हिसाब से जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, ऊपर का स्ट्रक्चर बदलेगा, लेकिन इंटरनल स्केल्टन वही रहेगा। इन्होंने सेम उसी कंसेप्ट को बोलते हैं स्केल्टन अप्रोच। तो इनको क्या लगा कि जहां जहां चेंजेस ज्यादा लाने हैं उसको कहां डालो, रूल्स में, जहां जहां चेंजेस कम लाने हैं उसे कहां डालो, सेक्शंस में। तो सेक्शन एक्ट एज अ स्केल्टन। समझ आ गई बात। तो एक्ट क्या है, स्केल्टन, और जहां चेंज करना है वो कहां है, रूल्स में। धीरे धीरे समय के हिसाब से उसको क्या करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। अच्छा, मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि नए वाले एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आएगी, अमेंडमेंट तो आ रही है। और जितनी अमेंडमेंट नए वाले कंपनी एक्ट में आई है, इससे ज्यादा अमेंडमेंट किसी एक्ट में आई ही नहीं है। मतलब इंडिया के
अब के वन ऑफ द वर्स्ट लॉ मेकर्स हैं जो आज की डेट में इंडिया में चल रहे हैं। कंपनीज एक्ट 1956 जब आया तो 1956 पहली बार अमेंड हुआ था 1977 के आसपास, फिर वो 98 में हुआ, फिर उस सॉरी 77 में हुआ पहले, फिर उसके बाद 97, फिर सन 2000 में हुआ, फिर 2002 में हुआ, उसके बाद सीधा एक्ट ही बदला। कंपनी एक्ट 2013 आया, पहली अमेंडमेंट 2015 में, दूसरी अमेंडमेंट 2017 में, तीसरी अमेंडमेंट 2018 में, चौथी 2019 में, फिर 2022 में, 24 तो भी चल ही रहा है। 5 बार अमेंडमेंट एक्ट बदल गया 10 साल में। वो 5 बार नहीं बदला 56 सालों में। पुराने वाले लॉ मेकरों में और आज वाले लॉ मेकरों में फर्क पता है क्या है? पुराने जमाने के लोग, पता है तुमने अगर कभी घर में भी देखा हो, पापा लोगों की सोच और आज के जमाने के लोगों की सोचों में फर्क क्या है? पुराने जमाने के लोग 10 रुपए कमाते थे, 6-7 रुपए खर्चते थे, 3-4 रुपए सेव करते थे। आज के लोग 10 रुपए कमाते हैं, 12 रुपए खर्चते हैं, 2 रुपए क्रेडिट कार्ड से किस्तें भर लेंगे। आईफोन की औकात नहीं है, आईफोन चलाना है। ऐसा ही होता है। इसीलिए पुराने वाले कंपनी एक्ट में रिजर्व्स बनाना हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता था, नए वाले कंपनी एक्ट में रिजर्व का कंसेप्ट ऑप्शनल कर दिया। रिजर्व गुल्लक है ना। अबे तो भाई नए वाले लोग आज की सोच के लोग हैं ना, जब घर में बचत नहीं कर रहा तो कंपनियों की कहां करवाएंगे वो। तो पुराने वाले कंपनी एक्ट में रिजर्व बनाना मैंडेटरी होता था कि हर एक कंपनी को इतने अमाउंट का रिजर्व बनाना है। रिजर्व क्या है? बचत, कि हर एक कंपनी इतनी सेविंग करके रखे है, कभी बुरा समय आएगा तो यूज करेंगे। नए वाले कंपनी एक्ट में रिजर्व को ऑप्शनल कर दिया। आज के समय में लोग गुल्लक बनाते हैं, मेरे को तो नहीं दिखता। और हमारे पापा लोग तो कहते थे कि वो मटके वाली गुल्लक आती थी 10-20 रुपए की, उसको लेके आया कर, अपना थोड़ा भले 10 रुपए खर्ची मिलती है, तुम 7-8 रुपए खर्चे 2-3 रुपए डालो पॉकेट मनी, उसमें डाला करो, तुम्हारे को सेविंग करने की आदत होगी। और हम करते भी थे, बदल भी गए। शायद मैं बुरा बनूं या सच बनूं, जितनी जेनजी जनरेशन है, इनके वाक्य में तुम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर तुम अपने अपने सर्कल में अगर तुम बाहर देख लो, 10 में से 9 बच्चों की औकात नहीं है कि आने वाले टाइम पे बाप की संपत्ति को 2 गुना कर देंगे, आधा जरूर कर देंगे। नहीं यकीन तो चेक कर लो आस पड़ोस में, वेप मार रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हुक्के पी रहे हैं, इसको कूल समझते हो। ऐसा ही होता है ना। तुम्हारे साथ की जनरेशन तुम देख लेना, जिंदगी में कोई एम नहीं है। आज के बच्चे जब सीएस करते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि तुम लोगों ने आज की जनरेशन में होने के बाद भी सीए का ड्रीम ले लिया। मतलब तुम समझो कि तुम आधी जीत तो तुम्हारी होगी कि तुम्हारी इतनी औकात थी अंदर से, तुम लोगों ने इतनी हिम्मत करी कि हमने कोर्स करना है, वरना बहुत सारों ने तो 11-12 में डरा दिया होगा छोड़ सीए नहीं होगी किसी से, फिर भी करी, फाउंडेशन निकाल भी लिया। तो ये चीजों में फर्क तो है। अच्छा चलो अब स्केलेटन अप्रोच पे करते हैं। अब मैं बताता हूँ ऐसा गड़बड़ी हुई क्यों। कंपनी एक्ट कब आया 2013 में? मोदी सरकार कब आई? 2014 में। उस टाइम पे जब ये कंपनी एक्ट आया तो बिल कौन बनाता था? रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का हेड। उस टाइम पे बिल बनाया था सचिन पायलट ने। ये सचिन पायलट कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है राजस्थान से, सुना है इसके बारे में? चलो गुड। तुम आगे जाके धीरे धीरे देखोगे, जब तुम्हें कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा तुम्हें पता लगेगा कि कंपनी लॉ में जितने सेक्शन बने उसमें मोस्ट ऑफ द सेक्शन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। जब पुराना वाला कंपनी लॉ 2013 बनाया गया था तो वो उस टाइम पे उसमें इस तरीके से प्रोविजंस बनाए गए थे कि जो पॉलिटिशियंस की कंपनियां बनी हुई हैं इंडिया के अंदर ऑलरेडी, उनको एग्जम्पशंस मिले, उन पे लॉ कम लगे, उन पे टैक्सेस कम लगे, वो उस तरीके से अप्रोच से बनाया गया था। जैसे ही 2014 आया मोदी सरकार, उनको ये लगा था हम जीतेंगे क्योंकि इतने टाइम से कांग्रेस जीतती आ रही थी। जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई तो उनको लगा ये तो सारे हमारी कंपनियों के अगेंस्ट जा रहे हैं, अब इसको मॉडिफाई करो, अब हम अपने हिसाब से चोरी करेंगे। तो फिर नया अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में ही, 13 में आए, 14 में आए, 15 में पहला अमेंडमेंट एक्ट था इंडिया के अंदर। लॉजिक समझ आ गया क्यों? सेशन का वेट करना पड़ा होगा, बिल रेडी करना पड़ा होगा, देखना पड़ेगा कहां कहां अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, कहां कहां लूप होल है, कहां कांग्रेस वाले बेचारे उनको उड़ाओ, कहां बीजेपी वाले कंपनियों को नेता को फायदा देना वहां दो। अल्टीमेटली चोर तो सारे ही हैं। तो अल्टीमेटली वो पहले वाले अपनी कंपनी हिसाब से कंपनी लोगों को ड्राफ्ट कर रहे थे, नए वाले अपने हिसाब से। 2015 में इन लोगों ने चोरी के हिसाब से प्रोविजन बनाया, इनको लगा यार अभी तो पूरी नहीं हो पा रही। 2017 में अगेन अमेंडमेंट एक्ट, थोड़ा सा भी रह गई ये कसर, अभी भी मजा नहीं आया। 2019 एक और, 2020 एक और, 22 एक और, खेलते चले गए। लॉजिक समझ आ गया? अमेंडमेंट तुम्हें लगता है अच्छा, जितनी बार अमेंडमेंट आएगी तुम्हारे लिए भी क्लेश, हमारे लिए भी क्लेश, क्योंकि जैसे ही अमेंडमेंट आएगी हर 6 महीने के बाद तुम्हारे पेपर में एप्लीकेबल है, और मेरे को हर 6 महीने बाद बुक चेंज करनी पड़ती है। मेरे को भी तो अमेंडमेंट करनी पड़ती है, मेरे को खुद पढ़नी भी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि यार तुम्हारे मजे हैं, एक बार पढ़ लिया सालों साल पढ़ाई जाओ। मैंने कहा वो हमारे मजे नहीं हो सकते, वो अकाउंट्स और कॉस्ट वालों के तो हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते। लॉ टैक्स वालों को तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हमें तो हर 6-6 महीने में अपने आपको क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है। अमेंडमेंट इतनी आती है, और जब से नई सरकार आई है इन लोगों ने तो इतनी अमेंडमेंट ले लेकर आए हैं ये लोग, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि इतनी अमेंडमेंट आती है। मतलब तुम समझो ना, पुराने टीचर जब कंपनी लोग 1956 पढ़ाया करते थे, पूरे इतने 56 साल के टेन्योर में 3-4 बार बदला है। ये 10 साल के टेन्योर में 5 बार बदल गया, और अब तो प्रपोजल ये चल रहा है कि शायद आगे वाला पूरा हटा ही दें इसको।
2013 खत्म कर दें कंप्लीट, नया ही लेकर आ जाए। तो चीजें बदली तो हैं और अच्छे वे में नहीं बदल रही, गलत वे में बदल रही है। पता है पुराने और जमाने में फर्क क्या है? पुराने जमाने लोग ना सोच के चलते थे, अच्छा यार ऐसा ना हो जाए, ये चीज कर लेते हैं। अब वाले क्या कहते हैं, चल छोड़, देखी जाएगी, जब होगा तब सोचेंगे। होता ही नहीं होता। तो नया लॉ भी ऐसे ही बना है, पहले एक काम करते हैं, लॉ बनाते हैं, जहां जहां कमी आएगी अमेंड कर देंगे, देखी जाएगी जो होएगा। यही तो कलेश है। इसी की वजह से ड्राफ्टिंग पुअर हो गई। पुराने वाले लोग सोच समझ के लॉ बनाया करते थे। चलो, अभी हम बात कर रहे थे कि पुराना वाला कंपनी एक्ट कौन सा था, 1956। अच्छा, इससे पहले भी था कंपनीज एक्ट 1913। उससे पहले 1800 की सदी में थे। शुरुआत इंडिया की कंपनीज में कहां से हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई। चलो इतना तो पता है। हाँ भाई, अभी के लिए वापस आते हैं अपने वाले कंपनी लॉ पे। पुराने वाले में कितने सेक्शन थे, नए वाले में कितने? क्लियर हो गया? कम क्यों करें, लॉजिक समझ आ गया? अच्छा, अब तुम्हें तो 470 भी नहीं पढ़ने, अब तुम्हारे लेवल पे आते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, तुम्हें कितने पढ़ने हैं? 1 से लेकर 148 तक। ये तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे पूरे के पूरे। फिर प्लस में तुम्हारे को मैंने बताया था 25 से 30 सेक्शंस एक्स्ट्रा पढ़ने, जो इस 1 से 180 148 की सीरीज में नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में है, जो आपको क्या करने हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था 455 डॉर्मेंट कंपनी का है, वो 148 तक की सीरीज में नहीं लेकिन आएगा। 406 निधि कंपनी का है, वो 148 की सीरीज में नहीं है लेकिन वो भी पेपर में है। तो ये तो हो गई सेक्शंस वाली बात। आगे बढ़े। अब मैं बात करता हूं कि सर चार चीजें हम बोलते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे को लास्ट क्लास में बताया था कि एक्ट मींस लॉ। तो आज हम बात करते हैं कि एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता, चार चीजों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा लॉ। एक्ट प्लस रूल्स प्लस आगे कुछ पता है? बस यहीं तक कहानी पता है। सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन प्लस जुडिशियल डिसीजन। इन सबको जोड़ देते हैं तब जाकर क्या बनता है, कंप्लीट लॉ बनता है। अब इन सब में फर्क समझो, सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लॉ। ठीक है जी। क्या क्या जोड़ना है हमारे को? एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन प्लस जजमेंट्स, जिसको जुडिशियल डिसीजन बोलते हैं, जजमेंट बोल लो, बात एक ही। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लॉ बनेगा। अब इनमें फर्क समझते हैं। एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। इसमें क्या होते हैं, सेक्शंस, ये आपको पता है। रूल्स बनाती है कौन? गवर्नमेंट। मैंने बताया था। और गवर्नमेंट खुद ये काम नहीं करती, किसको देती है? मिनिस्ट्रीज को। जैसे कंपनी लॉ से रिलेटेड रूल्स कौन बना रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मैंने बता दिया। सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स मींस क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर्स का मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन। अच्छा, क्लैरिफिकेशन समझते हो? जैसे पता है क्या होता है, जब बहुत सारे लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, अच्छा नया लॉ बनाया, तो हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन निकलती है लॉ पढ़ते वक्त। कुछ कुछ सेक्शन जब नया लॉ आता है तो ऐसे आते हैं जिसमें ना बड़े सारे बंदे कंफ्यूज हैं, ये भी कंफ्यूज है, इसकी इंटरप्रिटेशन अलग निकल रही है, ये भी कंफ्यूज है। अगर एक सेक्शन को लेकर इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री से पूछ रहे हैं कि सर इस सेक्शन को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, तो मिनिस्ट्री उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देती है कि इस सेक्शन का मतलब ये लेना है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। तो सर्कुलर इज नथिंग बट क्लैरिफिकेशन। तो इसका मतलब ये कोई लॉ नहीं है, जो लॉ बन चुका है अगर उसको पढ़ने में इंडस्ट्री में लोगों को क्या आती है, दिक्कत आती है, सरकार उस पर क्या देती है, क्लैरिफिकेशन देती है कि सर इसको इस तरीके से पढ़ो, यही इसका फाइनल क्रक्स है। तो जब वो बता देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सर। बात समझ आ गई? फिर नेक्स्ट क्या आता है, नोटिफिकेशन। ये भी कुछ नहीं है, ये भी लॉ नहीं है। जब लॉ बन गया तो उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और बता दिया जाता है इस डेट से इफेक्टिव होगा, उसी को हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। बात समझ आ गई कि वो नोटिफाई हो गया, मतलब इफेक्टिव हो गया इस डेट से। और लास्ट क्या आता है, जजमेंट्स। अच्छा, जजमेंट्स ना दो तरीके की होती हैं, एक वो जो सेक्शन पे बेस्ड होती हैं, और एक वो जो किसी सेक्शन पे बेस्ड नहीं है लेकिन जज ने तजुर्बे के बेस पे दी। एग्जांपल लेके बात करते हैं। जब डिवोर्स का केस होता है, तो डिवोर्स के केस में क्या होता है कि जैसे ये हमारे लॉ में सेक्शंस बने उसके बेस पे जजमेंट तो देगा, लेकिन अब ना लॉ में ना ये सब नहीं लिखा हुआ, जैसे अभी तुम्हारे को प्रैक्टिकल बताता हूं, जजमेंट्स में लिखा हुआ है कि भाई जब कोई, जैसे अपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना भी ये बोलते हैं भी हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ, इससे पहले वो उसका हुआ था, वो शिखर धवन का। और मतलब एक्ट्रेस का और सबका तो होता ही रहता है, इनका एक्ट्रेस क्रिकेटर्स का। अगर आपने हार्दिक पांड्या वाले डिवोर्स में अगर केस देखा हो लेटेस्ट, तो उसमें उन्होंने ये करा था, वो बड़ी मीम भी बन रही थी कि लोन लो बीवी के नाम पे और प्रॉपर्टी रखो माँ बाप के नाम पे। ऐसे नहीं, सॉरी उल्टा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, प्रॉपर्टी माँ बाप के नाम पे, लोन बीवी के नाम पे, ऐसे ही कुछ था ना। ऐसा क्यों बोला था उसमें? ताकि लड़की प्रॉपर्टी ना ले जाए। अब मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूं इस चीज को लेकर। हमारे इंडिया में अभी रिसेंट जजमेंट आई है, सेक्शन में नहीं लिखी, उसमें उसने ये बोला है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिवोर्स के लिए जब अप्लाई किया गया है
उससे पहले वाले 3 साल और उसके बाद वाले 3 साल तो अगर अभी अप्लाई करा तो आएंगे, आने वाले तो आने वाले हैं, जो पहले वाले 3 हो चुके हैं। अगर उन पहले वाले 3 सालों में प्रॉपर्टी पेरेंट्स को ट्रांसफर की गई है क्योंकि आपको पहले से डाउट हो रहा था कि मेरा डिवोर्स होने वाला है, तो फादर की प्रॉपर्टी भी लड़की के नाम पे जाएगी। अब ये सेक्शन तो है नहीं, ये तो जजमेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि बहुत सारे जजेस ने ऑब्जर्व करा कि लड़के क्या करते हैं कि जब उन्हें पता डिवोर्स होने वाला है उससे 6 महीने पहले ही, 1 महीने पहले ही जैसे एप्लीकेशन लगाई, पहले सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे करवाई? माँ बाप के नाम पे। अब डिवोर्स में जाकर कोर्ट में जाकर क्या बोलेंगे? मेरे नाम पे तो कुछ नहीं। तो जज ने, अच्छा जज ने भी 2 4 6 महीने की गेम नहीं खेली, कितनी खेल दी? 3 साल की। अगर भाई, क्योंकि 3 साल तक अगर लड़ाई 3 साल से चल रही है तो सर्वाइवल होगा नहीं, वो वैसे डिवोर्स अप्लाई हो जाता। तो अगर पिछले 3 सालों से पहले अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी माँ बाप के नाम पे तो वो माँ बाप की है। अदरवाइज माँ बाप की जो प्रॉपर्टी की है, तुम्हारी इंटेंशन ये शो हो रही है कि तुमने डिवोर्स के लिए करी है, तो तुम्हारा वो जाएगी लड़की के नाम पे। और ये इंडिया में मिसकंसेप्शन है कि जो लोग बोलते हैं कि लड़की के नाम पे 50% प्रॉपर्टी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 50% प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होता। और ये भी मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में लड़की को मेंटेनेंस मिलेगी ही मिलेगी, ये भी मिसकंसेप्शन है। मैं दो चीजें क्लियर करता हूँ। आजकल जब जजेस मेंटेनेंस देते हैं तो जजेस समझदार हो गए, क्योंकि इंडिया में लड़कियों ने इस चीज को धंधा बनाया है, ये सच है। और सबने नहीं, लेकिन बहुत सारियों ने बनाया है। और हमारे पास जैसे अब क्या होता है कि जैसे मैं लॉयर, मेरे बराबर वाली ताई का लड़का लॉयर, उससे बराबर वाली ताई का लड़का, हम सारे खानदान में वकील ही हैं। बस एक मैं इकलौता ऐसा हूँ जो इस टीचिंग इंडस्ट्री में आया और सीएस करने के बाद, लेकिन अदरवाइज सब प्रैक्टिस में, कोई पटियाला कोर्ट में, कोई कड़कड़ूमा कोर्ट में। तो वो क्या बताते हैं मेरे को, कोर्ट के अंदर क्या होता है सिस्टम। वो कहता है कि रमन भाई, आजकल जजेस क्या करते हैं कि जितने फैमिली मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकालते हैं। मान लो अगर लड़का, मान लो मैं लड़का हूं, और मान लो मेरे माँ बाप हैं और मेरे एक ब्रदर भी है, तो 4 बंदे तो हम ही होगा ऑलरेडी। पांचवी घर में कौन आई है? वो लड़की। अब वो प्रॉपर्टी जो है वो भले ही मेरे नाम पे है, लेकिन जज कहता है कि भाई मैं आधे हिस्सा नहीं दूंगा, डिवाइड बाय 5। क्या लॉजिकली ठीक है? सीधा हाफ में क्या बाकी लोग मर गए घर के? तुम एक का भला करने के लिए बाकी सबको डुबा दोगे? तो लॉजिकली क्या बनाया उन लोगों ने? इक्वल प्रोपोर्शन करो बाकी फैमिली मेंबर्स का जो उस पर डिपेंडेंट है। अच्छा, वर्ड आया डिपेंडेंट। तो अब ये प्रूव करना पड़ जाएगा कि बाकी वाले मेरे से ही लेते हैं, और इतना तो वकील प्रूव करवा ही देते हैं। अल्टीमेटली ये हो गया पहला सच कि आधी प्रॉपर्टी नहीं जाती। ठीक है जी। दूसरा सच, अगर आप किसी तरीके से ये प्रूव करवा दो कि लड़की जो है वो गवर्नमेंट जॉब वाली है, उसकी जॉब सिक्योर है, तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देनी होती। इसीलिए आजकल अगर तुमको, जो लड़के जो थोड़े से समझदार होते हैं, वो वर्किंग वाइफ में भी प्राइवेट वर्किंग वाली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि प्राइवेट वाली तो अगले दिन नौकरी छोड़ देगी, मेरे को निकाल दिया, मेंटेनेंस दिलवाओ। सरकारी निकलेगी नहीं, और उसको करियर वैसे ही सिक्योर है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलती। ये भी बड़ा अच्छा, इसमें भी मिलती है, जज की बुद्धि पे डिपेंड करता है कि क्या पता दिलवा भी दे। बहुत सारे केसेस में जज पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हारे को अपने अगर केसेस में बताऊं, अच्छे, इसमें सबसे ज्यादा गलत पता है कहाँ होता है? पैसे तक तो गेम ठीक है, हो सकता है लड़की इतनी गलत भी ना हो, लेकिन वकील उसको पंप कर देते हैं। मेरे दोस्त के केस में क्या हुआ, अभी मेरे 6 दोस्तों में से 4 का डिवोर्स हो गया 2.5 साल की शादी में। बताई थी ना मैंने लास्ट क्लास में बात? नहीं बताई थी? अच्छा, मेरे 6 दोस्तों की शादी हुई 2.5 सालों में, 4 का डिवोर्स हो गया। चौथे का तो अभी अप्लाई हुआ, मैं नहीं करवाया, अदरवाइज बाकी 3 का तो हो चुका ऑलरेडी। तो मेरे पापा कहते हैं कि तू कर ले। मैंने कहा पापा, जब तक मेरे दिल नहीं मानेगा ना कि मैंने इससे करनी है, मैं तो नहीं करता। फट जाती है भाई सोच के, बड़ी मुश्किल से करो। तुम्हें शायद जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, AFLM लिख देना, मेरा चैनल आ जाएगा। 40,000 सब्सक्राइबर है हमारे। CMA की 70% मार्केट मेरे पास है, पूरे इंडिया की फाइनल की 4,000। जानते हो मेरे को? क्या बात है, अच्छा। तो ऑलरेडी CMA फाइनल की मेरे पास इंडिया की 70% मार्केट है। मेरे अंडर 11 CA काम करते हैं। ये तो हमें सर से प्यार था, बहुत पुराने हम लिंक पे जुड़े थे, मतलब मैंने टीचिंग छोड़ दी थी फेस टू फेस, मैंने पढ़ानी बंद कर दिया था, अपना काम से फुर्सत नहीं है, कहाँ था मैं। तो हुआ क्या कि इतनी मुश्किल से इतना बड़ा एम्पायर बनाया, मेरे को लगता था, मेरे को साले रात को भी नींद आया तो मैंने कहा आधी गई। मतलब लड़की नहीं दिखती, प्रॉपर्टी जाती दिखती है। तो मतलब कहते हैं संस्कार मैटर करते हैं। तो मेरे फादर की पता नहीं क्या सोच है, मेरे पापा कभी किसी से फोन पे बात करते ना, अगर किसी रिश्ते के लिए कोई लड़की वाला कॉल आया था, तो मेरे पापा देखते हैं अगर घर में लेडी डोमिनेटिंग है तो मेरे पापा बात नहीं करते, कहते इस घर में रिश्ता नहीं करना। अगर इस घर में इसके हस्बैंड की नहीं चलती तो इस घर में रिश्ता नहीं करना। मेरे पापा के बड़े लोगों का तजुर्बा है। तो कहते जिस घर में लेडी फोन पे बात करती है, पापा को कहते हैं हस्बैंड से बात करा दो, तो वो अगर लेडी ये बोल देती है ना कि नहीं मैं ही बात करूंगी रिश्ते की, मेरे हस्बैंड नहीं करते, मेरे पापा वहाँ पे रिश्ते की बात ही नहीं करते, खत्म कर देते। कहते इस घर में नहीं करवानी। सोच है। मैं पापा से पूछता लॉजिक क्या, पापा कहते समय के हिसाब से समझ जाएगा। अब बाप तो बाप है, तो भाई हम कुछ बोलते भी नहीं। कभी तजुर्बे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो शेयर करूंगा, अभी तो पढ़ाई वाली बात कर लेते हैं, अभी ज्यादा मेरे तजुर्बे तो बहुत हैं। फिर शेयर करूंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ जब मैं लड़कियां देखने आता हूं, तो क्या क्या एक्सपीरियंस है। अल्टीमेटली
दोस्त का बता रहा था मैं, जो बात चली। तो हुआ क्या कि दिक्कत ना प्रॉपर्टी तक नहीं थी। वो कहता है कि भाई मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया लड़की ने कि इसके फादर, लड़के के फादर भी मेरे को छेड़ते थे, लड़के का ब्रदर भी मेरे को छेड़ता था, और ये लोग मेरे को बंद करके मारते भी थे। लड़की ने झूठा आरोप लगाया। और वो लड़का तुम कभी देख लोगे तो वो इतना सीधा लड़का, गऊ लड़का बेचारा, मैं सोचता हूँ जब भी मिलता था ना खिलता हुआ मिलता था। आज के दिन बेचारे का मुंह उतरा पड़ा है पूरा। मतलब मैंने उसको देखता हूँ ना तरस सा भी आता है बेचारे पे। मैं जब पता लगी मेरे को ये बात, तो पता नहीं क्या हुआ मेरे दिल से ना, मैं उस तरफ जाता ना उसका, उसकी तरफ देखता नहीं कि मैं मूल पूछूंगा हालचाल क्या है, तो फिर बेचारा बताएगा, तो मैं देखता ही नहीं उसकी तरफ। और लड़की ने 33% प्रॉपर्टी का क्लेम करा अभी, वो भी चल रहा है केस ये वाला भी। तो अभी हम उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना रहे हैं कि हम जितना कर सके देना तो देखो पड़ेगा, लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव दूसरा हो गया कि माँ बाप को बचवाना है, भाइयों को बचवाना है। मतलब इतना तक गिर जाती है वो। तो फिर देख के लगता है कि भगवान ऐसे आने से अच्छा 2 साल और लटका दे, है ना। जिंदगी तो सुकून की जी रहे हैं। तो चलो अल्टीमेटली आओ वापस लॉ पे आते, छोड़ दो यार। तो एक्ट, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और जुडिशियल डिसीजन, पांचों को जोड़ दे तो क्या बनता है? लॉ बनता है। अब इसमें हमने क्या समझा? अच्छा लास्ट बार जुडिशियल डिसीजन मैंने बताया था, जजमेंट को लेकर बात चल रही थी। अच्छा ये बात छिड़ी जजमेंट से थी। तो जजमेंट, मेरे कहने की सेंस ये है कि कोई जजमेंट हमेशा एक्ट एज अ लॉ काम नहीं करती। अगर कोई सेक्शन साइलेंट है और उससे रिलेटेड कोई जज ने जजमेंट देकर ये बना दिया है कि हाँ भाई अगर ऐसा कोई दुविधा आ जाएगी तो हम ये चीज इस केस में आजमाएंगे, तो फिर वो जजमेंट एक्ट एज अ रूल काम करती है। जैसे भी ये 3 साल पहले वाली बात और 3 साल बाद वाली बात कोई लॉ में थोड़ी लिखी थी, जजमेंट ने दी। तो कल को अगर किसी कोर्ट में केस जाएगा तो दूसरे वाले कोर्ट का केस उस वाली कोर्ट की जजमेंट को रेफर कर सकता है, तो एक्ट एज अ लॉ काम कर जाएगी, क्योंकि सेक्शन उसको लेकर क्या है? साइलेंट है। तो जजमेंट ऑलवेज एक्ट एज अ लॉ काम नहीं करती, सिर्फ कभी कभी करती है कि अगर किसी सेक्शन में अगर वो सेक्शन साइलेंट था और उसको लेकर जज ने कोई लॉ बना दिया था। अच्छा जज अपने आप में तो कोई लॉ बना नहीं सकता, वो तो बेसिकली, क्योंकि जज कोई लॉ मेकर थोड़ी है, उनका काम तो लॉ का इंटरप्रेट करके जजमेंट देना था। अच्छा देखा जाए तो वो लॉ जो इस किस्म से इन्होंने जजमेंट जो दी है वो किसी सेक्शन से रिलेटेड है डिवोर्स के, लेकिन वो चीज सेक्शन में मिसिंग थी, तो उन्होंने अलग से थोड़ा सा क्लैरिफाई करके अपने पास से बना दी तजुर्बे से कि भाई इतना तो भी देखना चाहिए। अच्छा यही अगर फ्यूचर में इसी के ऊपर कोई सेक्शन बन जाए, मान लो एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, और उसमें ये लिख दे रहे हैं 3 साल की जजमेंट नहीं देखेंगे, 2 साल की, सॉरी 3 साल की स्टेटमेंट नहीं देखनी, बैंक स्टेटमेंट 2 साल की देखनी है, तो वो जजमेंट ऑटोमेटिक नलीफाई हो जाएगी। तो फिर 2 की देखनी, 3 की। तो मेरे कहने की सेंस ये कि लॉ ही ऊपर है हमेशा, जजमेंट सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक सेक्शन साइलेंट। बात समझ आ रही है? ये हो गया हमारा कहानी खत्म। और लॉ होता क्या है लिटरल वे में, वो तो हमने लास्ट क्लास में समझ ही लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जी कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। 2 बॉडीज समझाऊंगा मैं आज की क्लास के अंदर। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और एक होती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज नाम से क्लियर है, यहाँ पे केस जाएंगे कंपनीज के, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो केस का जाएंगे क्वासी जुडिशियल बॉडीज में। कंपनी लॉ से रिलेटेड, कंपनी बनाना कैसे है, उसकी फॉर्म फाइलिंग वगैरह सिस्टम कहां जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पे। ये सब कैसे होगा भी समझाता हूं। अभी सिर्फ लिखना, सबका रोल क्या है वन बाय वन मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब लिखना शुरू कर दो, क्योंकि चीजें ना बाद में टाइम बर्बाद करवाती है लिखते वक्त, बाद में लिखोगे। देखो पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर करते हैं, फिर मैं टाइम दूंगा 2-2 मिनट का लिखने का, लिखते रहना। देखो सबसे पहले एक्ट होता है। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। यहां तक तो चीज क्लियर है। हालांकि आपको पता है एक्ट से भी ऊपर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैं भी उस पर नहीं जा रहा। अभी हम एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्ट में भी हम बात कर रहे हैं किसकी? कंपनीज एक्ट की, क्योंकि अभी हम कंपनी लॉ ही पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। जब ये एक्ट ने बनाया तो एक्ट ने कहा भाई हमने तो, अच्छा एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। एक्ट ने बोला भाई अब आगे का काम हम खुद कुछ नहीं करेंगे, आगे का हम सारा काम दे रहे हैं सीजी को। आगे का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसको दे रहे हैं संभालने का? सीजी को। एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे रहे हैं? सीजी को। एडमिनिस्ट्रेशन मींस पूरा कंपनी तो चलेगा कैसे, कब से इफेक्टिव होगा, कैसे कैसे फॉलो करना है, वो सब कौन देखेगी? सीजी देखेगी। और सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लीडिंग सरकार, और लीडिंग सरकार अभी कौन है? बीजेपी। ये बात समझ आता है? तो एक्ट बना होगा पार्लियामेंट से, तो उसको चलवाएगी कौन? सीजी, बीजेपी। और जो समय के हिसाब से, अच्छा अगर मान लो अगर अगली बार बीजेपी हार जाए, तो जो कांग्रेस आई अगर एक्ट पहले का बना, तो उसको फिर सीजी वहां पे कौन हो जाएगा? कांग्रेस। मतलब जो आ जाए, ये समझना है। तो अभी हाँ, इसलिए यहाँ पे हम बीजेपी क्यों नहीं लिखते, सीजी क्यों लिखते हैं? क्योंकि समय के हिसाब से सीजी बदल जाएगी। बात समझ आती है ना? अच्छा सीजी ने भी आगे खुद कुछ नहीं करा, सीजी भी कामचोर थी। इसने क्या करा? आगे 3 लेवल्स में पावर को डेलीगेट कर दिया। 3 लेवल्स में क्या कर दिया? पावर को डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? सौंप दिया। अपनी पावर आगे 3 लेवल में सौंप दी, बांट दी। इसको हम बोलते हैं 3 लेवल मशीनरी। इसे हम क्या बोलते हैं? 3 लेवल मशीनरी। पहले यहां तक लिखो फिर आगे बढ़ो।
तो सबसे ऊपर एक्ट, हाँ कि अभी बताऊंगा सबका क्या करेंगे, अभी बताऊंगा। सबसे पहले एक्ट बन गया, किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। एक्ट में क्या है? सेक्शन, तो मतलब लॉ तो रेडी हो गया। फिर उसके बाद एक्ट को अब इफेक्टिव कैसे करवाना है, इससे रिलेटेड रूल्स कैसे बनाने हैं, वो सब एक्ट ने पावर किसको दे दी? सीजी को। यहां पे हम लिख भी देते हैं, एक्ट ने इसको चलाने की पावर किसको दी? एडमिनिस्टर करने की सीजी को, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दे दी। एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किसको दे दी? सीजी को। और सीजी को ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुद कुछ नहीं कर रही, उसने आगे क्या करा? 3 लेवल में पावर को क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया। उसको हम क्या बोलते हैं? 3 लेवल मशीनरी। अब वो कौन कौन है हम समझते हैं। ऊपर करूं? 3 लेवल्स पावर डेलीगेट, नीचे 3 लेवल मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा वो कट रहा है, अच्छा ओके। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा इस तरफ लिखूंगा ना, ताकि तुम्हारा कटे। तुम्हारा नहीं मतलब, ठीक है। क्या कह रहे हो, कट तो रहा ही है सर। आगे बढ़े, चलो डन। चलो, 3 लेवल मशीनरी में सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इसका काम क्या है मैं बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन सबसे पहली बॉडी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमसीए। ये कहां पे है? ये दिल्ली के अंदर शास्त्री भवन में है। शास्त्री भवन कहां पे? सेंट्रल सेक्रेटरिएट में। सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन है ना, वहां से उतर जाओगे सारी मिनिस्ट्रीज आ जाती है लाइन से। तो ये उसमें एक मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसकी हेड कौन है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, निर्मला सीतारमण। तो सबसे पहली बॉडी कौन है कंपनी लॉ में? एमसीए। आगे बढ़े, इसका काम क्या है भी बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना लिखो। इसके नीचे शास्त्री भवन है, इसके नीचे की तरफ 7 आरडी हैं। हमारे कंपनी लॉ को क्या करा, सुन लो बात। हमारे कंपनी लॉ को चलाने के लिए पूरे इंडिया को, मतलब कंपनी लॉ को पूरे इंडिया में 7 पार्ट में डिवाइड करा। मतलब मैं इंडिया वैसे डिवाइड नहीं है 7 पार्ट में, कंपनी लॉ के पर्पस के लिए कितने पार्ट में डिवाइड है? और उसको 7 रीजन बोलते हैं। और हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बिठाएगा, उसको हम बोलते हैं आरडी, रीजनल डायरेक्टर। बाय क्वालिफिकेशन दे आर आईएएस ऑफिसर्स। ये कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। यहां पे लिखो इसके नीचे कौन है? 7 रीजनल डायरेक्टर्स। 7 रीजनल डायरेक्टर्स, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरडी। अब इसका भी क्या काम है वो बाद में बात करेंगे। अच्छा अगर मैं आरडी ऑफिस है, हाँ अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से रीजन है, अभी इसके बारे में बुक में लिखा हुआ है सारा हमारा। 7 रीजन कौन कौन से? नॉर्थ रीजन हमारा वाला होगी, ये हमारी बेल्ट। ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बिठाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? आरडी। किस पर्पस के लिए? कंपनी लॉ के पर्पस के लिए। कंपनी लॉ में क्या करेंगे अभी बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, सब बताऊंगा इन तक। अभी सिर्फ लिख लो 7 आरडी। अच्छा अगर मैं दिल्ली वाले, जो नॉर्थ वाला आरडी है वो दिल्ली में ही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, दिल्ली वाला आरडी। सीजीओ कॉम्प्लेक्स देखा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देखा? उसमें है सीजीओ कॉम्प्लेक्स। तो आरडी का ऑफिस कहाँ है हमारा दिल्ली वाला, कोई तुमसे पूछ ले, सीजीओ कॉम्प्लेक्स। पेपर में नहीं आएगा, मतलब ये नॉलेज। अच्छा जितनी मैं आज क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि शायद पेपर में इसमें से एक भी चीज ना पूछे। और ये भी बहुत पॉसिबल चीज है कि जितना मैं करा रहा हूँ इसके बिना कंप्यूटर समझ नहीं आएगा। तो इस ये पूरे कंप्यूटर लॉ का बेस है। जिसको आज की क्लास समझ नहीं आई वो अगली वाली क्लास में वो भूल ही रहा होगा, ये गारंटी है। क्योंकि मैं जगह जगह बोलूंगा ये चीज आरडी ने करी, ये चीज एमसीए ने करी, ये चीज आरओसी ने करी, वो समझ नहीं पाएगा हो क्या गया। ठीक है, ये 7 आरडी हैं। फिर इसके नीचे कौन आते हैं? इसके नीचे आते हैं 25 आरओसी, 25 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरओसी। अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिख लो यहाँ पे, जनरली 1 फॉर ईच स्टेट। जनरली हर आरओसी एक स्टेट में कितना होता है? एक। लेकिन स्टेट तो ज्यादा है, आरओसी 25 है। ऐसा क्यों? कुछ स्टेट ऐसी हैं, अभी आगे बताऊंगा, जहां पे एक स्टेट में 2 आरओसी हैं। और कुछ स्टेट ऐसी जहां पे खुद का आरओसी है नहीं, दो का एक आरओसी है। जैसे दिल्ली हरियाणा में जो कॉमन आरओसी है दिल्ली के अंदर, हरियाणा वालों का खुद का कोई आरओसी नहीं है। तो इसका अगर हरियाणा में कोई कंपनी बन रही है, गुड़गांव में कोई कंपनी बन रही है, तो वो गुड़गांव वाले आरओसी पर रजिस्टर नहीं होगी, उनका कोई आरओसी नहीं है, दिल्ली आरओसी पर रजिस्टर होगी।
इसका मतलब कुछ स्टेट का खुद का कोई आरओसी है ही नहीं, इस वजह से आरओसी क्या है, कम है। अच्छा ऐसा कैसे बनाया होगा इन लोगों ने? और कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पे 2 आरओसी है। अच्छा एक बात बताओ, कॉर्पोरेट कल्चर महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, लॉजिक समझ आ गया हो क्यों? क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है। अच्छा हरियाणा में वर्कलोड कम था, तो इसलिए उनको दिल्ली में मर्ज करा हुआ था। लेकिन अब आने वाले टाइम पे हो सकता है, क्योंकि अब सारी कंपनी गुड़गांव शिफ्ट हो रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हरियाणा का आरओसी सेपरेट कर दिया जाए। लेकिन शुरुआत में जब लॉजिक था तो क्या समझ, क्योंकि हरियाणा तो पहले पंजाब की तरफ पिंडों में आते थे, इन लोगों ने सोचा थोड़ी था कि गुड़गांव इतना ग्रो कर जाएगा दिल्ली से ज्यादा। तो इस चक्कर में हरियाणा में जितनी भी कंपनीज बनती थी वो सब कहाँ रजिस्टर होती थी, दिल्ली आरओसी पर, उनका सेपरेट आरओसी नहीं बनाया था। तो इसका मतलब ऐसा दिखेगा तुम्हारे को आगे, कुछ स्टेट ऐसी होंगी जहां पे वर्कलोड ज्यादा होगा, वहां पे एक ही स्टेट में 2 आरओसी होंगे, और जहां पे वर्कलोड कम होगा वहां पे 2 का 1 आरओसी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये 3 लेवल की बॉडी खत्म हो गई मेरे भाई, मेरे को बस तो समझाने थे, तो सारी चीजें पूछ ली, तेरे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे पक्का कसम से। उसके बाद भी कुछ रहे तो बता दियो, तेरी जितने भी डाउट हैं सब खत्म हो जाएंगे इसी के अंदर। तो मैंने क्या बोला, सीजी के कितने काम है, सीजी के कितने लेवल है, 3। मतलब सबसे पहले क्या है, एक्ट, एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट ने आगे पावर किसको दी, सीजी को, क्या करने के लिए, कंपनी लोगों को संभालने के लिए। सीजी ने आगे खुद कुछ नहीं करा, क्या करा, अपनी पावर को कितने लेवल में डेलीगेट करा, 3 लेवल पे। वो 3 लेवल में सबसे ऊपर कौन है, एमसीए, ये पूरे इंडिया में एक ही है, ये कहां है, दिल्ली के अंदर शास्त्री भवन में। उसके नीचे कितने आरडी, 7 आरडी, इंडिया को 7 रीजन में डिवाइड करा गया। उसके नीचे कितने आरओसी, 25 आरओसी। अब इनका एक काम क्या है पहले वो समझाता हूं, फिर इनका सेपरेट काम क्या है वो समझाता हूं। इनका काम क्या है, आरओसी रिपोर्टिंग करता है आरडी को, और आरडी रिपोर्टिंग करता है एमसीए को। एक काम तो इनका रिपोर्टिंग का है, इसको उल्टा करते हैं ऊपर से, एमसीए सुपरविजनिंग करता है आरडी के ऊपर, आरडी सुपरविजनिंग करता है आरओसी के ऊपर, के ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक काम तो इनका यही है, क्योंकि हायरार्की ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो एमसीए रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो गई सबसे ऊपर, तो आरओसी इनके, आरओसी के लिए पापा कौन, आरडी, तो आरओसी के लिए दादा कौन, एमसीए, और आरडी के पापा कौन, एमसीए, ऊपर हो गए ना। तो सबसे लोअर लेवल पे आरओसी किसको रिपोर्टिंग करेगा, आरडी किसको रिपोर्टिंग करेगा, एमसीए। यहां तक बात समझ आ रही है, ये तो हो गया रिपोर्टिंग वाला काम। अब इनका सेपरेट काम क्या है, ये करते क्या है वो समझते हैं, वो समझो वन बाय वन। पूरे कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो बनाएगी एमसीए, ये इनका सेपरेट काम है रिपोर्टिंग के अलावा। खुद का क्या काम है इनका समझ आ गया। तो एमसीए का काम क्या है, पूरे कंपनी लॉ में रूल्स बनाना। सेक्शन तो बनाया पार्लियामेंट ने, उसको चलाने के लिए, स्मूथ करने के लिए रूल्स कौन बनाएगी, एमसी। लास्ट क्लास में मैंने रूल्स का फंक्शन बताया था क्या होता है। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था कि एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो 30 दिन में फॉर्म जाएगा, लेकिन कौन सा फॉर्म जाएगा वो कहां लिखा हुआ है, रूल में। तो पहले एक्ट आया, बाद में रूल आया उसको स्मूथ करने के लिए। इसका मतलब पूरे कंपनी लॉ में एक्ट तो बना दिया पार्लियामेंट ने, और एक्ट में तो क्या है, सेक्शंस, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगी, एमसी। पहला काम हो गया। फिर आते हैं आरडी। आरडी का काम क्या है, स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। पूरे कंपनी लॉ में क्या देना, स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। अब ये स्पेसिफिक अप्रूवल्स क्या है, जैसे मान लो 2 कंपनियां मर्ज हो रही हैं आपस में, मर्जर हो रहा है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर रही है एटसेट्रा, तो यहां पे आपको आरडी का अप्रूवल चाहिए होता है। तो आरडी का अप्रूवल, आरडी मतलब क्या, इनका काम क्या है, कुछ जगहों पे कोई बड़े बड़े डिसीजन है। अच्छा एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था, तो जब मारुति सुजुकी पहले एक हुई थी बाद में अलग हो गई, तो जब मर्जर होता है तो भाई एक कंपनी पूरी बंद होगी दूसरी में जाएगी, तो इस कंपनी के सारे एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में जाएंगे, इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे। छोटा प्रोसेस तो है नहीं। तो जितने बड़े प्रोसेस हैं वहां पे एक अथॉरिटी बनाई गई चेक करने के लिए कि सब ओके हो रहा है नहीं हो रहा, वो अथॉरिटी कौन है, आरडी। तो इनका काम क्या है, स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। बात समझ आ रही। तीसरी बॉडी आती है आरओसी। इसका काम क्या है, कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की फॉर्म फाइलिंग सारी आरओसी के पास होगी। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी बना रहे हो तो बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते होंगे सरकार को, तो वो सरकार में वो डॉक्यूमेंट्स किसके पास जाएंगे, आरओसी के पास। अच्छा कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट करा, तो सरकार को बताना पड़ेगा हमारी कंपनी में नया डायरेक्टर आया, उसकी डिटेल कहां जाएगी, आरओसी के पास। कोई डायरेक्टर रिमूव कर दिया, उसको फिर अपडेट करवाना पड़ेगा सरकार के पास, वो भी किसके पास जाएगा, आरओसी के पास। अब मन कर रहा है कंपनी बंद कर रहे हैं, धंधा नहीं चलाना, वाइंड अप कर रहे हैं, अगेन किसके पास जाओगे, आरओसी के पास। तो कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जितनी भी फॉर्म फाइलिंग है वो सब किसके पास जाएगी, आरओसी के पास। अच्छा आरओसी का ऑफिस अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो कहां पे है, नेहरू प्लेस में। कहां पे है, नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में एक आईएफसीआई टावर है, ये सब पेपर में नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, कभी चले जाओ नेहरू प्लेस। नीचे ठेका है और ऊपर 4th फ्लोर पे ये है, सामने की तरफ थोड़ा सा ठेका। अब यहीं तक रुक जाओ। सर ये है कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी।
अब मैंने इनको क्यों समझाया, इसका लॉजिक बताता हूँ। एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, एक्ट ने बोला आगे का काम खुद नहीं करेंगे, सेक्शन बनाकर छोड़ दिए। अब आगे कौन संभाले सारा? सीजी। सीजी ने क्या बोला, हम भी कुछ नहीं करेंगे। किसको देंगे आगे पावर? 3 लेवल में डेलीगेट करेंगे। 3 लेवल में सबसे ऊपर क्या बनाई? एमसीए। उसके नीचे कितने आरडी बनाए? 7। उसके नीचे कितने आरओसी बनाए? 25। एमसीए का काम क्या है? पूरे कंपनी लॉ से रिलेटेड रूल्स बनाना। आरडी का काम क्या है? जगह जगह पे स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। और आरओसी का काम क्या है? जितनी भी फॉर्म फाइलिंग होगी सारी किसके पास होगी? आरओसी के पास होगी। अभी मैंने क्यों बताया? अच्छा, इन सबको पावर किसने दी है? सीजी ने। पूरे कंपनी लॉ में ना जगह जगह लिखा होगा सीजी ये करेगी, सीजी वो करेगी। तो सीजी कौन है आपको खुद समझना पड़ेगा। एग्जांपल लेके बात करते हैं। जब तुम सेक्शन पढ़ रहे होगे ना, वहां पे लिखा होगा ये वाला रूल आने वाले टाइम पे सीजी बनाएगी। किसकी बात हो रही है? एमसीए की। वहां पे लिखा होगा ये वाला फॉर्म सीजी को जाएगा, आरओसी। वहां पे लिखा होगा ये वाला अप्रूवल सीजी देगी, आरडी। तो सीजी किस जगह पे क्या है हमें खुद समझना है, लॉ मेकर नहीं बता रहा। अब समझ आया क्या काम है इनका? यहां तक पल्ले पड़ रहा है। तुम सोचने वाली चीज ये है कि जब तुम लोग 1 से लेकर 10 तक सेक्शन पढ़ के आए हो, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर को पढ़ रहे थे सेक्शन 7 में, तो फॉर्म फाइलिंग आरओसी के पास हो रही थी। लेकिन जब कंपनी बनते वक्त जो उसके रूल्स बने होंगे वो सीजी, वहां पे लिखा सीजी ने रूल्स बनाया तो वो एमसीए थी। और वहां पे लिखा हुआ था कि भाई फाइनल अप्रूवल वहां पे सीजी देगी तो वो आरडी था। वो हमें सीजी पता ही नहीं था, हम तो सब आरओसी समझ रहे थे। लॉजिक समझ आया कि पहले दिन से गलत पढ़ा है आज तक? कहानी समझ आ गई? किस जगह पे सीजी क्या है ये समझ आ गया? फटाफट रिपीट करो। कितनी बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव में? 3। कौन कौन? आरडी सबसे ऊपर, एमसीए। कितने हैं इंडिया में? इसके नीचे कितने आरडी? क्या काम है इनका? स्पेसिफिक अप्रूवल देना। इसके नीचे कितने आरओसी? क्या काम है इनका? कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होगी? आरओसी के पास होगी। अब मैं इसमें कुछ कहानी बताता हूँ, प्रैक्टिकल ट्विस्ट। जो बात यहीं तक रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। 25 आरओसी है। मैंने बोला कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की फॉर्म फाइलिंग सारी आरओसी के पास होती है। आरओसी के डिपार्टमेंट कहाँ है? नेहरू प्लेस में। सबसे ज्यादा जो करप्शन होती है, सबसे ज्यादा जो करप्शन वो कंपनी बनने के टाइम पे होती है, क्योंकि आपको पहले नेम फाइनल करना होता है। और हमारा लॉ ये बोलता है, हम आगे जाके नेमिंग गाइडलाइंस पढ़ेंगे, कि हमारा नाम किसी और कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए। ये तो पता होगी इतनी बेसिक बात। जैसे मान लो अगर रिलायंस बनी पड़ी है तो मैं रिलायंस का नाम नहीं रख सकता। अच्छा, रिलायंस वाले खुद अपने ही रिलायंस एक और बना सकते हैं, अपनी ग्रुप कंपनी है उनकी वो। लेकिन मैं रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उनके खुद की कंपनियां हैं। तो एक ग्रुप में जितनी बार, जैसे टाटा वाले हैं तो टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स एक ही ग्रुप में है ना, वो रख सकते हैं अपना नाम। हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारी ग्रुप कंपनी नहीं है। ये बात समझ आती है? अब क्या होता है, ये तो हो गई बड़ी कंपनी। छोटी कंपनियों में जुगाड़ हो जाता है। छोटी कंपनियों में मान लो कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब ये पॉपुलर नहीं है, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता कि इस नाम की कोई कंपनी है। अभी तो वैसे लॉ में करिए बोलता है कि सिमिलर नाम की कंपनी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक क्लाइंट आ गया मेरे पे कंपनी बनवाने, उसने मेरे को बोला मेरे को एक्स वाई जेड लिमिटेड ही चाहिए। मैंने कहा भाई ये तो बनी पड़ी है, ये तो नहीं मिलेगी। कह रहा यही चाहिए। कह रहा किसी पंडित को दिखाया, उसने बोला इस नाम की कंपनी रखोगे शुभ चलेगी वरना नहीं चलेगी। मैंने कहा पक्का? कह रहा जो मर्जी पैसे मांगोगे दे दूंगा। नेम अप्रूवल की फीस है 1,000 रुपए। कितनी है? मैंने कहा 50,000 रुपए नाम दिलवाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी। कह रहा वो कैसे करवा दोगे जब अप्रूव नहीं हो रहा? मैं, मेरे पे छोड़ना, किस चीज के पैसे ले रहा हूँ ना 50,000 रुपए। मैंने लगाया एक्स वाई जेड डॉट लिमिटेड। अप्रूव तब भी नहीं होना था, रिजेक्ट तो होना ही था। वो करने से कुछ नहीं होगा। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर मैं डॉट लगाऊंगा सिमिलर हो गया, रिजेक्ट। मैं ऐसे तो रिलायंस डॉट लगा के ले लूंगा, मेरे को दे देंगे वो, नहीं। रिजेक्ट मैंने एप्लीकेशन लगाई, मेरे को पक्का पता था रिजेक्ट होगी। उन्होंने बोल दिया योर नेम इज टू सिमिलर विद अनदर कंपनी। मैंने कहा सर मेरे को तो नाम चाहिए। मैंने अपने बॉस को बोला, उस टाइम मैं आर्टिकल शिप कर रहा था। बॉस कहता तूने डील भी कर ली 50,000 रुपए की, इतना बड़ा जिगरा दिखा दिया तूने, उससे पैसे भी एडवांस ले लिए, तेरे को पता भी है नाम अप्रूव नहीं होगा। मैंने कहा होगा। सर कहते जा फिर आरओसी विजिट कर। फिर मैं गया आरओसी विजिट करने। वहां पे ना अलग अलग डिवीजन बने पड़े आरओसी में। मतलब नेम इन कॉर्पोरेशन का प्रोसेस एक बंदा देखेगा, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस एक बंदा देखेगा, ऐसे अलग अलग बंदे हैं। तो जिस बंदे से मेरी बात हो रही थी उस बंदे का नाम था एक्स। नाम भी नहीं ले रहा मैं, सच किया, उसका नाम क्या है मैं छोड़ दो। मैंने उसको बोला भाई मेरे को ये वाला नाम चाहिए, मिल जाएगा? कह रहा मिल जाएगा। मैंने कहा तुमने तो रिजेक्ट करा। कह रहा हम ही अप्रूव करेंगे। पक्का? कह रहा पक्का। मैं कितने पैसे लगेंगे? कह रहा 40,000 रुपये। मैंने मन में सोचा, मैंने क्लाइंट से 50 मांग के 40 पे ही खा लेगा, बचा क्या? मैंने कहा सुन मेरी बात, भाई नहीं है तो अपना, तो पहली बार आया हूँ, आगे चक्कर लगते रहेंगे, हम तो ये काम करते हैं। मैंने कहा 20,000 रुपये दूंगा तेरे को, साथ में नीचे ठेका, 2 ब्लेंडर बैठ की बोतल दिलवा देता हूँ।
मैंने कहा तो बस काम करवा दे मेरा। कह रहा हो जाएगा। मैं शाम को आया, मेल आ गई, योर नेम बोर्ड अप्रूव, अप्रूवल हो गया, बन गई कंपनी XYZ डॉट लिमिटेड। मेरा एक्चुअल नाम तो मैंने तुम्हारे को बताया ही नहीं अभी तक क्या है उस कंपनी का। कंपनी बन गई, काम हो गया। अच्छा पैसे कैसे दिए? अंदर तो लेगा नहीं, कैमरे लगे हुए हैं। कहता बाहर मिलेंगे, 12 से 12:30 लंच होता है, ठेके पे वहीं पकड़ा देना। मैं ठीक है वहीं मिलेंगे। इंडिया में ऐसे जो सिमिलर नेम है छोटी कंपनियों में, कल को जब बात खुलेगी इन्वेस्टिगेशनों की, तब की बात है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि नेम अप्लाई करते वक्त किसी CA CS के साइन नहीं होते। तो कल को मैं कभी भी मुकर सकता हूँ कि मैंने दिलवाया नहीं था, जिसने अप्रूव करा उसी कर्मचारी पे बात आएगी। बात खत्म हो गई। अब क्या हुआ, मैंने नेम दिलवा दिया, ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे थे। इन लोगों को समझ आ गया कि भाई ROC में करप्शन बहुत है, सरकार को पता लग गया ROC में करप्शन बहुत है, गड़बड़ी होती है। लेटर ऑन इन लोगों ने क्या करा, ROC का ही एक नया डिपार्टमेंट बनाया है अब आज की डेट के अंदर, CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये बना है मानेसर में, गुड़गांव में। कहा ये? मानेसर में। मानेसर कहां है? गुड़गांव में। इसका काम क्या है, यहां पे पब्लिक डीलिंग नहीं है। मेरा अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी रीजन से, तो मेरे को उसको ओके करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लाइंट को मना करना पड़ेगा। जैसे पहले वाले केस में क्या होता, नाम रिजेक्ट हो गया, उन्होंने बोला नेम सिमिलर है, नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करा, मैंने तो जुगाड़ करवा दिया, अगर अब नेम सिमिलर है तो मेरे को दूसरा ही देना पड़ेगा, अब वो नाम नहीं मिलेगा। पब्लिक डीलिंग क्या करती है, मेरे को पता ही नहीं है कि अंदर देखने वाला बंदा कौन है। अब यहां से फॉर्म फाइल होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे। अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ROC की कोई वेबसाइट है? नहीं, हमारे CA CS जो भी काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट दिखाई थी लास्ट क्लास में, उधर ही फॉर्म अपलोड होता है। वो ऑटोमेटिक किसके पास चला जाएगा, वहां से ROC के पास, वो मिनिस्ट्री वाले ही फॉरवर्ड कर देंगे किसके पास, ROC के पास। अब समझना मेरी बात, मैं कहने के जा रहा हूं, कंपनी बनने तक का प्रोसेस किसके हाथ में चला गया है, CRC के हाथ में। बाकी का सारा काम आज भी ROC के हाथ में ही है। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि जब कंपनी का नाम लेना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, सिर्फ वहां तक का प्रोसेस किसके हाथ में है। एक बार कंपनी बन गई, अब कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है, कंपनी की मीटिंग्स करवा रहे हो, कंपनी बंद करनी है, वो सारी फॉर्म फाइलिंग आज भी किसके पास होगी, ROC के पास ही होगी। यहां तक बात समझ आ रही? अब रुको, जब ये CRC नया नया बना, तो CRC में लोगों को काम तो आता नहीं था, तो CRC के अंदर कुछ बंदे ROC के भेज दिए काम सिखाने के लिए कि काम किस तरीके से करना है, और उनसे हमारा पहले से लिंक था। तो जो काम पहले जाके होता था फोन पे होता है, पेटीएम से पैसे चले जाते हैं, तो काम आज भी होता है। मतलब मेरे कहने की सेंस है कि जो तुम्हें कुछ वर्ड लगाना है, जैसा भी नाम चाहिए वो नाम मिल जाएगा, बस पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, काम अब भी हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक डीलिंग सामने नहीं है, तो वो लोग फ्रंट पे नहीं आते। तो अब इससे फायदा किनका हो रहा है, हमारे जैसे लोगों का जिनके पुराने लिंक बने पड़े। जो अब के लोग हैं उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं इन लोगों को, तो उनके लिंक ही नहीं बनते। इसलिए जितने इंडस्ट्री में पुराने CA CS हैं वो ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनके जुगाड़ ज्यादा है। जो कहीं काम नहीं होता, तुम पुराने CA पे चले जाओ जिनका 10-10 साल पुराना ऑफिस है, वो करवा देंगे, क्योंकि उनके पुराने लिंक हैं। जब CRC बन रहा था तब ये लोगों के लिंक वहां पे पहले से थे। कहानी समझ आ गई? यहां तक मैं अभी मैं बता के रहा हूं, ये CRC कोई नई चीज नहीं है, ये ROC का ही डिपार्टमेंट। जब कंपनी का नेम अप्रूव होकर आता है ना, कंपनी बन के आती है, तो वहां पे लिखा होता है अप्रूव बाय CRC, नीचे लिखा होता है डिपार्टमेंट ऑफ ROC। तो CRC अपने आप में कोई नई चीज नहीं है। हायरार्की तो आज भी 3 ही है, क्या? MCA, RD और ROC। तो CRC अपने आप में कुछ नहीं है, उनका एक नया सिर्फ क्या है, डिपार्टमेंट है, जिसको थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन करने के लिए, थोड़ा सा करप्शन रोकने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है। क्यों बनाया गया, लॉजिक समझ आ गया मेरे भाई? अब कुछ पूछना है यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ू? क्लियर? मैंने पहले ही बोला था, मैं जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा डाउट खत्म हो जाएंगे, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े? ठीक है जी। ये हमने कौन सी बॉडीज पढ़ी कंपनी लॉ की? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अभी ना मैंने क्या बोला, ROC कितने होते हैं? 25 टोटल में है, जनरली 1 फॉर स्टेट। अब लिखो ROC के एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मींस क्या? जनरल रूल का उल्टा। ये मतलब ये वो केस है जहां पे एक स्टेट में या तो 2 ROC है, या तो 2 स्टेट का 1 ROC। ठीक है जी। अब इसको देखो क्या है, एक्सेप्शंस टू, एक्सेप्शन से लिखो बस, किसकी एक्सेप्शन है ये? जनरली 1 फॉर स्टेट ROC वाली लाइन की एक्सेप्शन है। जैसे यहां पे लिखो महाराष्ट्र। हमने पढ़ा कि जनरली हर स्टेट में 1 ROC होता है, लेकिन महाराष्ट्र में 2 ROC हैं। कितने ROC हैं? 2। कौन कौन से? कोई पूछ ले, ROC मुंबई, ROC पुणे। एक मुंबई में है और एक कहां पे है? पुणे में।
तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं। साउथ में बहुत इंडस्ट्री है, अगर पता हो तो। बहुत बहुत साउथ में बहुत इंडस्ट्री है, बहुत काम है। तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं, आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयम्बतूर। कोयम्बतूर मिस हो गया यहाँ पे, आ नहीं रहा पूरा। COIMBATORE, आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयम्बतूर। कुछ लोग इसे कोयम्बटूर बोलते हैं, जिसकी जैसी जैसी अंग्रेजी वैसे बोलते हैं। COIMBATORE, COIMBATORE। अभी बताऊंगा क्या। साथ ही हैं। जो 8वें वाला हिस्सा है उसमें किसी एक को दीजिए रोल कम, जगह का जरूरत कम थी। लॉजिक समझ आ गया। वही वाला, जैसे आरओसी में गेम खेली है तो पूरे 8 नहीं बनाए, कितने बना दिए, 7। 7 ही हैं। आगे बढ़े। ये एक्सेप्शन। अच्छा, ये तो मैंने कौन से पढ़ा है, जहां पे एक में 2 हैं। अब हम देखते हैं कि जहां पे 2 का एक है, लिखो हरियाणा एंड दिल्ली का कॉमन आरओसी है। हरियाणा एंड दिल्ली का कॉमन आरओसी है। कहां पे, नेहरू प्लेस में। अभी मैंने बताया, तो इसका मतलब कोई कंपनी हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव कहीं भी बनती है, कहां रजिस्टर होगी, नेहरू प्लेस में रजिस्टर होगी, दिल्ली आरओसी। बात समझ आ रही है। अच्छा, कहने को आरओसी है, मगर वो आरओसी पे जा रही है, सीआरसी पे जा रही है, सीआरसी पे जा रही है, लेकिन आप आरओसी ही बोलो क्योंकि वो डिपार्टमेंट किसका है, आरओसी का ही। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये तो अभी हमने कंपनी लॉ की एक बॉडी खत्म करी है, कौन सी बॉडी, गवारों, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अब हम आ रहे हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गई, ये तो वो वाली बॉडी। अच्छा, अब तुम यहां तक अगर तुमने सब समझ लिया तो तुम्हें ये तो रोल समझ आ गई। कंपनी लॉ इसके अलावा और क्या चलेगा, चलाने का काम तो खत्म हो गया। चलाते वक्त क्या देखना है, रूल कौन बनाएगा, इफेक्टिव कौन करेगा, एमसी देख रही है, उसका काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, अप्रूवल कौन देखना है, वो आरडी देख रहा है, फॉर्म फाइलिंग सारी कौन देख रहा है, आरओसी देख रहा है। खत्म हो गया ना काम, चलाने के लिए और क्या चाहिए। तो कंपनी पूरा चलाना किसके हाथ में है, इन बॉडीज के हाथ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट बॉडीज के ऊपर। अच्छा, इसको हमने बोला 3 लेवल में डेलीगेट करा, इसके यहाँ पे लिख लेना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बोलते हैं इन्हें। हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की पूरा कंपनी लॉ यही चलाती है, इनके बिना कंपनी लॉ चल ही नहीं सकता। आगे बढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट बॉडीज पे। मैं यहाँ पे ना 2 कॉलम बना रहा हूं, एक है जुडिशियल बॉडीज, एक है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। एक होता है जुडिशियल बॉडीज और एक होता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। व्हाट इज क्वासी। अब ये मत बोलना नहीं पढ़ के, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए थे, पढ़ के आए थे। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे बिना एग्रीमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं होता क्वासी। क्वासी मींस लिखो, पहले तो यही सीख लो बेसिक अंग्रेजी। क्वासी मींस विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। क्वासी मींस विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। अच्छा, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ो शब्द को। वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिख रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी दोनों चाहिए होती है, लेकिन वो बिना एग्रीमेंट के भी हो जाते थे, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिख रहे थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो क्वासी मींस व्हाट, विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं, दैट इज क्वासी। ये जनरल मतलब है क्वासी का। अब इसको यहां जोड़ो। पहले हम बात करते हैं जुडिशियल बॉडीज की। जुडिशियल बॉडीज में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट था, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। अब हम इसको इस तरफ आते हैं, क्वासी जुडिशियल मतलब, ये क्वासी मतलब कोर्ट जैसे दिख रही है लेकिन कोर्ट नहीं है। यही तो मतलब हुआ ना इसका, कि कोर्ट जैसी दिख रही है लेकिन कोर्ट नहीं। अब क्या है, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। पहले तो यहां पे लिखो, पहले जुडिशियल बॉडीज में लिखो, सबसे ऊपर क्या था, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे की तरफ क्या है, हाई कोर्ट्स। और उसके नीचे की तरफ क्या था, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट ही लिख रहा हूं, वैसे तुम्हें पता 2 होते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी और सेशन भी। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमें पता है सबसे पहले केस कहां जाता है, यहां सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहां जाती है, यहां, और सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहां जाती है, सुप्रीम कोर्ट।
अब यहां आते हैं, सबसे ऊपर यहां भी सुप्रीम कोर्ट ही है, ये तो कोर्ट ही है। इसके नीचे आता है एनसीएलएटी। एनसीएलएटी, एनसीएलटी और एनसीएलएटी पढ़ा था फाउंडेशन में? नहीं पढ़ा था? तुमने, अगर तुम्हें याद हो, तुम्हारा एक बहुत फेमस सेक्शन है उसके अंदर, जब सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन का पढ़ा था, उसमें ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल था एक वर्ड, और उसके ऊपर केस स्टडी आई हुई है पेपर में। वो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल का मतलब ही क्या था, वो एनसीएलटी था, कि कंपनी लॉ के केस वहां जाते हैं। अभी जरा इसके ऊपर बात करते हैं, चलो। सही करा कि मैंने कोई प्रिजम्पशन नहीं ली, आओ, कि तुम्हें आता है। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। जितने बच्चे नए आए हैं ना डायरेक्ट एंट्री वाले, तुम्हारे को ज्यादा बढ़िया लगेगा ये, क्योंकि तुम लोगों का एक बार में बेस बन रहा है। पुराने वालों को पहले गलत खत्म करना है, नया वाला बिठाना है। नए वालों को तो, जो नए आ रहे हैं उनको तो फ्रेश माइंड से एक ही पढ़ रहे हो, तुम्हारी तो बात ही खत्म हो गई, तुम बिल्कुल ओके पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, और फिर नीचे की तरफ आते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मैं वहां पे अगर नहीं लिख पा रहे हो तो मिस हो रहा है। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। सी मतलब कंपनी, एल फॉर लॉ, एपीलेट ट्रिब्यूनल, एपीलेट अपील से बना एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगर मुझे मिस हो रहा हो तो नीचे एनसीएलटी में नेशनल, सी फॉर कंपनी, एल फॉर लॉ, टी फॉर ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब ये क्या चीज है? अच्छा, नॉर्मल के में फर्स्ट टाइम केस कहां जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट में। अगेन सेटिस्फाइड अपील कहां जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। यहां पे क्या होगा, अगर मान लो दो कंपनियों की लड़ाई हो जाए आपस में, या कंपनियों में इंटरनल डायरेक्टर्स की लड़ाई हो जाए आपस में, तो फर्स्ट टाइम केस जाएगा एनसीएलटी पे, कोर्ट में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? एनसीएलएटी में। अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे। इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैरेलल पे क्या हो गया? एनसीएलटी। हाई कोर्ट के पैरेलल पे क्या हो गया? और सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल पे आज भी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ही है। अब इसमें लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों करा। अच्छा, हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में अगर एक बार कोर्ट में केस चला जाए, तारीख पे तारीख, 4 साल 5 साल, कितनी बार तो ऐसा होता है जजमेंट आके बंदे खड़क जाता है जिसने केस करा था। जब तक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबसे गंदा डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में मैंने ऐसा देखा, एक हमारे नॉन में किसी बंदे का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, एक बुजुर्ग अंकल 84 ईयर्स के, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। वो प्रॉपर्टी का उन्होंने केस करा, केस 7-8 साल चला। अब 84 ईयर्स में केस करा है, तो 7 साल केस चल गया तो 90 तक क्रॉस कर रहे थे वो, उनकी एज, तो 90 क्रॉस ही नहीं कर पाए अंकल। और अंकल ने प्रॉपर्टी लेने के लिए केस करा था, अंकल के पास से दुनिया की प्रॉपर्टी चली गई, सब कुछ ही चला गया ना अंकल के यहाँ से। तो जब तक जजमेंट आई वो सामने वाले के नाम पे दे दी, क्योंकि लड़ने वाला ही कोई है ही नहीं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बुरे हालात हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स के हैं। अब किसी कंपनी के अंदर अगर डिस्प्यूट हो जाए, तो कंपनियों में तो साला 4-5 हजार 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की गेम तो होती नहीं, हजारों हजारों करोड़ रुपए की डील है। अब इतना इतना पैसा इकोनॉमी में ब्लॉक हो जाएगा, लोग उसी को लेकर लड़ रहे हैं, धंधे भी बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए नए कोर्ट बनाए गए, एनसीएलटी और एनसीएलटी। अब इनका काम क्या है कि अगर एक बार एनसीएलटी में केस चला गया तो 6 महीने से 1 साल में सोल्व होना मैंडेटरी। इसकी टाइम लिमिट लगाई कितनी? 6 मंथ्स टू 1 ईयर, फास्टर रेमेडी। फायदा क्या होगा? अगर किसी बिजनेसमैन का पैसा लटक भी गया डिस्प्यूट की वजह से, तो 1 साल में फाइनल होगा, आर्या पार, बात खत्म हो गई। 1 साल तक तो हर बिजनेस सर्वाइव कर लेता है। कहानी समझ आ गई क्यों बनाया गया? अब इसका एक दूसरा लॉजिक पे बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, नॉर्मली अगर आपको कोर्ट में जाना हो ना, कोर्ट में, तो कोर्ट में सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है केस लड़ने, एडवोकेट्स। लॉयर भी नहीं, ओनली कौन? अब शुक्र है लॉयर और एडवोकेट में फर्क पल्ले पड़ रहा है। लॉयर नहीं जा सकते केस लड़ने, कौन जाएगा? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड सिर्फ कौन होता है? एडवोकेट। एआईबी में रजिस्टर कौन होता है? ऑल इंडिया बार एसोसिएशन में एडवोकेट। अच्छा, लेकिन अगर हम इस तरफ आए एनसीएलटी में, एनसीएलटी में, यहां पे केस कौन लड़ सकता है? सीए, सीएस, सीएम में एडवोकेट, चारों। अच्छा, इसका मतलब अब तुम्हारे में से कईयों का अगर कीड़ा उड़ जाए, नहीं यार नौकरी नहीं करनी, केस लड़ेंगे, तो तुम्हारे को अलग से वकालत करने की जरूरत नहीं है, तुम कंपनी के केस बिना एलएलबी के, सीए की डिग्री के बेस पे ही लड़ सकते हो। बात समझ आ गई? तो तुम लोग एक्ट एज अ लॉयर भी हो कंपनीज के लिए, नॉर्मल कोर्ट के लिए नहीं। अब मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं, पहले क्या था और अब क्या है। यहां तक क्लियर है? इसको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अच्छा, वो क्या कर रहे थे? कंपनी लोग को संभाल रहे थे। अब कंपनी में डिस्प्यूट होगा तो कहां जाएगा? क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे। अच्छा, इसे मैंने क्या बोला? क्वासी मींस व्हिच सीम्स टू बट एक्चुअली नॉट सो।
जो दिखता है लेकिन होता नहीं। ये कोर्ट जैसे दिख रहा है, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं, कि कोर्ट में हर तरीके का केस जाता है, मर्डर, डकैती, रेप। क्या यहाँ पे हर तरीके के केस जा रहा है, खाली कंपनी रिलेटेड केस जा रहे हैं? कंपनी रिलेटेड केस जा रहे हैं। आई होप बात क्लियर हो गई। तो इससे कोई बच्चा कई बार क्वेश्चन में से और भी पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल? तो इससे भी क्लियर हो गया, कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस, ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो लिखो, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में फर्क क्या होता है, लिख लो। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस, वहां पे हर तरीके का केस जाता है। ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे इंडिया में ना बड़े सारे ट्रिब्यूनल है, अगर तुमने कभी सुना हो एक वर्ड ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, यहां पे सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड केस जाते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल। कभी एक वर्ड सुनो, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहां पे सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड केस जाते हैं। आपने पेड़ काट दिया, या आपने एनवायरमेंट को कोई भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कोई भी केस होगा तो यहां जाएगा NGT में। कहां जाएगा? NGT। और ऐसी बना NCLT, वहां पे सिर्फ कौन से केस जाते हैं? कंपनीज के। इसका मतलब बात समझ आ रही है? ये NGT में ये कट गया, हाँ ठीक है जी, ये लो NGT। अगर इसका मतलब समझ आया, तुमसे कोई पूछे कि ट्रिब्यूनल क्यों बनाए जाते हैं? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट। एक किस्म से उसके लिए बनाएगा ये, कोर्ट पे सारे केस जाएंगे, पहले वर्कलोड नहीं खत्म हो रहा, 5-5 7 साल तक केस चल रहे हैं, तो कुछ मैटर जहां पे फास्टर रेमेडी चाहिए, उसके लिए क्या बनाएगा अलग से? ट्रिब्यूनल्स, अलग अलग चीजों के अलग अलग पर्पस के लिए। अच्छा, एनवायरमेंट रिलेटेड केस NGT में, इनकम टैक्स रिलेटेड केस ITAT में, कंपनी रिलेटेड केस नॉर्मल डिस्प्यूट वाले NCLT। नाम से क्लियर है, हर तरीके के केस नहीं जा रहा, सिर्फ स्पेसिफिक केस जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट में ले मर्डर, ले डकैती, ले रेप, सारे केस कहां जाएंगे? कोर्ट। बात समझ आ रही है? हाँ मेरे भाई। हम्म हम्म नहीं नहीं, मैं इसमें बताता हूँ, दो चीजें होंगी। हमारा कंपनी लॉ इज अ मिक्स ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। मिक्स ऑफ क्रिमिनल सिविल मतलब समझता है कि जहां पे कुछ जगहों पे खाली फाइन्स है, कुछ जगहों पे इम्प्रिजनमेंट भी है। तो हमारे कंपनी लॉ में अलग से एक प्रोविजन बनाया हुआ है स्पेशल कोर्ट्स का, क्रिमिनल केसेस के लिए। और स्पेशल कोर्ट्स मतलब वो सेशन कोर्ट। इसका मतलब क्रिमिनल केस होगा तो सेशन कोर्ट में जाएगा, वही नॉर्मल कोर्ट्स में। सिविल केस होंगे कंपनियों के नॉर्मल वाले NCLT। आगे जाके बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। इसलिए मैं, तुमने देखो मैंने डिस्ट्रिक्ट के पैरेलल पे वहां पे लिखा, मैंने सेशन डाला ही नहीं वहां पे। डिस्ट्रिक्ट के पैरेलल पे NCLT है। समझ आ रहा है बात? अब मैं तुम्हें कुछ बैकग्राउंड देने वाला था, वो रह गया। यहां तक क्लियर है? बैकग्राउंड क्या है? पुराने वाले कंपनी लॉ में, जो ओल्ड कंपनी एक्ट था 1956, वहां पे ना NCLT की जगह पे एक बॉडी होती थी, उसका नाम था CLB। CLB का मतलब था कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड। जो फर्स्ट टाइम केस होता था ना, वो यहां जाता था। कहां जाता था? CLB में। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते थे तो अपील जाती थी हाई कोर्ट में, और अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाती थी? सुप्रीम कोर्ट में। अब समझो, अच्छा CLB में जो आज के डेट में NCLT, वो CLB था पुराने वाले कंपनी एक्ट में। तो वहां पे CA, CS, CM में एडवोकेट सारे केस लड़ सकते थे। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कौन लड़ सकता है? एडवोकेट। अब होता पता है क्या था पुराने वाले कंपनी एक्ट में? बहुत सारे जो लॉयर्स हैं उनको कंपनी लॉ घंटा नहीं आता। कंपनी लॉ के हार्डकोर एक्सपर्ट CS होते हैं, अगर आप लोगों को बात बताओ। मेरे साथ अपनी आंखों देखी कहानी है, क्योंकि मैंने जब अपने टाइम पे स्टूडेंट था, मैं, अच्छा शायद ये बात मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, मैंने 2012 में 12th की थी। 2014 में कंपनी एक्ट आया है, वो इफेक्टिव, जैसे 2013 में आ गया था कंपनी एक्ट, इफेक्टिव हुआ 2014 में। और जब इफेक्टिव होता है उसके भी 6 महीने बाद पेपर में आता है। तो मैंने जब CS एग्जीक्यूटिव के पेपर दिए, तो उस टाइम पे मैंने कंपनी एक्ट 1956 पढ़ा था। और जब मैंने CS फाइनल के पेपर दिए, उस टाइम मैंने कंपनी एक्ट 2013 पढ़ा था। मेरे आते आते पूरा बदल चुका था। तो मैंने वो 658 भी पढ़े हुए हैं, और मैंने वो 470 भी पढ़े हुए हैं। तो मेरे को दोनों में इंपैक्ट भी पता है, पहले क्या गलत कमियां थी और कैसे कैसे चेंज हुई। और उसके बाद तो फिर बनते बनते 2017 में तो बस ये बन गया था। करते करते 2 साल के बीच में आर्टिकलशिप भी होती है। करते कराते उसके बाद जितने चेंजेस आए हैं, पुराने कंपनी लॉ से नए कंपनी लॉ आने तक, और उसके बाद अमेंडमेंट आने तक, सब मेरी आंखों के सामने घूमे हैं। अब मैं बता इसलिए रहा हूं, जब ये नया नया कंपनी लॉ आया तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करा था एडवोकेट्स ने हमारे CA CS के अगेंस्ट। क्यों करा था उसका लॉजिक बताता हूँ। अच्छा, पुराने वाले कंपनी लॉ में केस कहां है? सबसे पहले किस पे आता था? CLB में। सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट पे। अब हाई कोर्ट में CA CS तो जान सकते हैं, तो आपको किसकी हेल्प चाहिए? एडवोकेट की। लिटरली ऐसा होता था हमारे ऑफिस में कि मेरे बॉस को सारा लॉ पता है, और हमने अपील करनी है हाई कोर्ट में, और हम उस एडवोकेट को समझा के भेज रहे हैं वहां जाके ये बोली, क्योंकि उसको कंप्लेंट हो जाता है, क्योंकि हम नहीं जा सकते, हमारे को वहां जाना अलाउड नहीं। तो उनको भी समझ आ गया नए वाले कंपनी लॉ वाली बॉडीज को कि भाई एडवोकेट के बस की इतना लड़ना नहीं है, CA CS की पावर है। नए कंपनी लॉ में CLB की जगह पे क्या लेके आए? NCLT।
सीएलबी को तो अबॉलिश ही कर दिया, खत्म ही कर दिया बॉडी को। हाई कोर्ट की जगह पे एनसीएलटी लेके आए, लेकिन हाई कोर्ट का अबॉलिश नहीं करा। हाई कोर्ट हज भी है, लेकिन उसमें से कंप्लीट वाले मैटर को हटा दिया, कहां दे दिया, एनसीएलटी को। और फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की जगह आज भी सुप्रीम कोर्ट है। तो अब फायदा क्या है, एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों में ही सीएससी सीएम एडवोकेट जा सकते हैं। तो क्या हमारा रोल पुराने वाले कंपनी एक्ट के कंपैरेटिव में बढ़ गया? पहले हम सिर्फ सीएलपी तक सीमित थे, अपील में सीमित नहीं था, हम अभी अपील नहीं कर सकते, लेकिन अब हम अपील में भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। जैसे नया वाला कंपनी लॉ एडवोकेट करते हैं, हमारा रोजगार गया, रोड पे प्रोटेस्ट करने बैठ गए, सीएमए को पावर दे दी, नया वाला कंपनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इसको हटाओ, इनकी पावर दे दो, इनकी पावर छीन लो, एडवोकेट्स को पावर दो। सीएस वालों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया इन लोगों ने, एडवोकेट्स ने। और साला सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इंडिया में लॉयर्स की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में 10 लाख से ऊपर लॉयर्स हैं, सीए 5-6 लाख रुपए के, 5-6 लाख के आसपास है, और सीएस 80,000 से 1 लाख के आसपास है। मेरा खुद का मेंबरशिप नंबर 55,000 के आसपास है। मतलब मैं अपने इंस्टीट्यूट का 55,000 के आसपास का सीएस में, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। तो इसका मतलब समझो कि मैं 55,000 सीएस हूं। मेरे ख्याल से मेरा दोस्त का भी रिसेंट, मेरा कोई दोस्त उस टाइम का फेल होता था, अब सीएस बना पिछले 6 महीने पहले। मैं 2017 में बन गया था, समझो कि 2024 में बना, तो मतलब मेरे भी कितने साल बाद बना है, 7 साल बाद, मतलब 14 अटेम्प्ट बाद बना है मेरे। तो वो जब सीएस बना है, तो अंदाजा लगा लो कि 29-30 साल, मेरे से 1 साल बड़ा भी है वो, मैं 29 का 30 का, 30 साल की उम्र हो गई, फेल होते होते यहाँ तक बना है। उसको आज की डेट में उसकी तनख्वाह चलेगी 25,000 रुपए की लेके 30,000 रुपए। अब इससे मैंने बात क्यों छेड़ी है, लोग ये जरूर सिखाते हैं कि भाई सीएस बन जाओ, उसके बाद फेल कितना हुआ मैटर नहीं करता। वो फेल ना 1-2 अटेम्प्ट तक तो मैटर नहीं करता, 2-3 अटेम्प्ट। अगर इतने बड़े साल लग जाएंगे ना तुम्हारे फेल होते होते, तो पहली बात तो खैर इतने साल तक कोई टिकेगा नहीं, छोड़ ही देगा। 30 साल उसकी उम्र हो गई, और वो ये मानता है कि वो ब्लेस है कि मैंने बताया ना 6 में 4 के डिवोर्स हो गए, 4 2 बचे में, जो 2 बचे में उसमें से जब अभी इसकी शादी हुई है, मतलब इसका जब ये पास कब हो, जब इसका रोका हुआ, मतलब ये मानता है कि इसकी वाइफ इसके लिए लक्की है कि जब इसका रोका हुआ तब ये पास हो गया, उसका ये मानना है सर। अब कितना सच कितना झूठ वो तो भगवान जानता है। तो प्यार भी अंधा होता है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस ये है कि जब आए हो ना, बनना है ना, तो बिल्कुल सीरियस होकर बनना है, क्योंकि एक बार अगर भगवान ना करे अटेम्प्ट लग गया, उसके बाद ना वही बुक के दोबारा पढ़ी नहीं जाती, उनको वो लाइनों को दोबारा दोबारा ना पलटा नहीं जाता, और अपने हाथ की खींची हुई लाइन फिर यही नहीं समझ आता साली कमी हुई कहाँ थी। अगर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊं, मेरा फेल होने का रीजन, मैं भी फेल हूँ, मैं फर्स्ट टाइम में नहीं बना। मैंने सीएस फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में निकाला, सीएस एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। उस टाइम पे अब तो तुम्हारे टाइम पे जैसे पेपर कम कर दिए, 6 कर दिए, हमारे टाइम पे 8 पेपर हुआ करते थे। अब भी उधर तो अब भी 7 ही हैं, लेकिन तुम्हारे वाले में पहले 8 होते थे, फिर 7 हुए, फिर 6 कर दिए सीए में। हमारे में 4-4 पेपर होते थे दोनों ग्रुप में। अब हर किसी को अपनी औकात पता होती है कि भाई तुम 2 देने वाले बच्चे नहीं हो। तो मेरे को मेरी औकात पता थी, क्योंकि मैं 12th में एवरेज बेचा 60% वाला बच्चा था, मेरी 60% आई थी 12th में, तुम लोग मेरे सब टॉपर ही हो गए। अब मैंने पहला एक ही ग्रुप दिया, रिजल्ट आया फेल। मैंने कहा ले बेटे, 9 महीने लगा के एक तैयारी करी, वो भी फेल। तो पता नहीं मेरी माँ ने किस पंडित को दिखा रखा था, उसने बोला था कि ये जिंदगी में बनेगा नहीं, अपने बाप की दुकान ही संभालेगा। मेरी माँ ने क्या, उन्हें तो पहले ही किया सी, तो बनना, तू बनना नहीं है तो छड़ दे, तू आजा दुकान पे, आजा प्यो को। मैंने कहा मम्मी, पंडित ने बोला और आपने मान लिया कि मैं नहीं बन पाऊंगा। मैंने कहा एक ट्राई और करने दो। अच्छा, उस टाइम ना 2 रीजन थे फेल होने के। तुम्हारी उम्र होती है ना, उस टाइम उम्र भी हल्की वाली होती है, तो उस टाइम अफेयर था मेरा एक, उस बराबर बैठती, मेरा ध्यान ही उस पर होता था, सर पे कभी था ही नहीं मेरा ध्यान। ऐसा होता है ना आज की चल गई। और वो उस टाइम 500 बच्चों की क्लास थी, 500 बच्चों की, और मेरा फोकस सिर्फ उस पे, सर पे नहीं। चलो छोड़ो, सक्सेसफुल अदर बात, शादी उसकी हुई, और हो गई, अब छोड़ दो। तो हाँ, वापस आते स्टोरी पे, पिक्चर फेल होने पे। तो फेल हो गया उसके चक्कर में, वो खुद भी हुई, वो खुशी थी। हाँ, वो खुशी हुई फिर मेरे को थोड़ी सी, कि साथ गई। चलो, फिर अगले अटेम्प्ट में मैंने कहा, इसने कहा कि मैं तो अब नहीं करूंगी भाई, इनके पास तो ऑप्शन होता है ना कि अगर नहीं भी करोगे तो भाई अच्छे घर में शादी हो जाएगी बाद में, चलो वो तो सेटल थी। वो तो कहती मैं तो किसी स्कूल में नर्सरी एनटीटी वीटीटी करके स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूंगी, 12-15 की नौकरी लग जाएगी, फिर मैं शादी वादी कर लूंगी, तू अपना देख। मैंने कहा लो शाबाश। मैंने कहा भाई मैं तो 12-15 की नौकरी भी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई अगले अटेम्प्ट में मेहनत कर ले, बहुत ग्रुप देने हैं। पता नहीं, क्योंकि मैंने फेल हुआ ना, मेरे मार्क्स थे 192 और चाहिए थे 200, 400 में से 4 पेपर थे। मैं इंडिविजुअली सब में पास था, मेरा एग्रीगेट नहीं बना था सिर्फ। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं अगले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं 190 पार हूँ, तो मैं दूसरा एक तो मेरा ऑलरेडी तैयार ही है ना, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई आज के चक्कर में, इसको खत्म करेंगे, अगली बार अच्छे से और तैयार करके दूसरा वाला साथ में तैयार करके बोथ दे देंगे।
मैंने अगला अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप तैयार करा, लेकिन मेरा स्टिल फोकस पहले वाले ग्रुप पे था, क्योंकि मैं 192 पे फेल हुआ था। मैंने बहुत ग्रुप दे दिए, मैंने रिजल्ट कभी भी अपना खुद नहीं देखा। मैंने जिस दिन रिजल्ट आना था, मैंने अपने दोस्त को अपना रोल नंबर दिया, मैंने कहा मैं गुरुद्वारे में जाके बैठ लूंगा। मैंने कहा पास हो जाऊंगा तो फोन कर दियो, फेल हो जाऊंगा एक छोटा सा मैसेज छोड़ दियो कि तू फेल है, तेरी आवाज नहीं सुननी। मैं गुरुद्वारे में बैठा, फोन तो आ गया, मैंने कहा पास तो हो गया। फोन आया, मैंने कहा भाई कौन सा ग्रुप निकला, पहला दूसरा? कह रहा भाई बोथ। मैंने कहा, क्या बात कर दी? कह रहा हाँ। कहता भाई साथ में ना नीचे लिखा आ रहा है कि मैरिट होल्डर ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स कंप्लीट। मैंने कहा पक्का चेक कर, मैं नहीं होऊंगा। यार जिस बच्चे ने कभी स्कूल में टॉप ना करा वो इंडिया में टॉप कर जाए, वो उसको हैरानी होगी नहीं होगी? कह रहा भाई नहीं तू ही है। इतनी देर में वहां से बाहर निकला, मेरे को जिस एकेडमी से मैंने क्लास ली थी उनका कॉल आ गया कि सर आपकी नोटिस बोर्ड पे फोटो लगानी है, अपना ऑल इंडिया टॉप करा है, आप अपनी फोटो लेकर आ जाओ। मैंने क्या बात कर दी, फिर थोड़ा सा भरोसा हुआ। अभी तक मैंने अपना रिजल्ट खुद नहीं देखा है। इतने मेरी मम्मी का फोन आ गया, हाँ भाई कंजर की फेल हो गया। मम्मी, कोई इंसान फोन करके पूछता है कि पास होने शुरुआत ही आप ऐसे कर रहे हो, किधर फेल हो गया? मम्मी दोस्त तो कह रहा दो ग्रुप निकल गए, तूने ऑल इंडिया टॉप करा है, चेक कर मोया तू नहीं होना। वहां से एक और जवाब। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी तक मैंने अपना रिजल्ट देखा नहीं है। उसके मैं घर आया, मैंने रिजल्ट खोला, पास, दोनों ग्रुप क्लियर। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अभी तक मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, अगर 3-4 दिन में आईसीएसई ने बोला कि गलत रिजल्ट चढ़ गया है और हम ठीक कर रहे हैं, तो इन पे एक्शन लूंगा कि पहले पास क्यों करा था। 2 दिन में 3 दिन रोज रात को खोल के देखो बदला तो नहीं। 3 दिन के बाद भरोसा हुआ सही है, नहीं बन गए। फिर फाइनल में आए, फिर ऐसे फाइनल में 2 ग्रुप दिए, पहले एक निकला एक नहीं निकला, फिर बचे हुए 2 दिए, फिर एक निकला एक नहीं निकला, फिर एक दिया, फिर ऑलरेडी और हाईएस्ट मार्क्स अगेन सीएस फाइनल कंप्लीट हो। तो किस्मत कहाँ साथ देगी। और मैं जिंदगी में कंपनी लॉ का टीचर नहीं बनना चाहता था, मेरा सिर्फ एक लॉ में इंटरेस्ट आता था, जनरल लॉज में, जो आप ये मर्डर डकैती क्रेप के लॉ है। मेरा मजा ही इसमें आता था, इसने उसको चाकू मारा हुआ हो बस, मतलब मेरे को फील आती थी उन वाले लॉ पढ़ के ना, मैं साला यहाँ कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। कभी मेरे को फील ही नहीं आई, मेरे को लगा था ये वाले लॉ पढ़ाएंगे। मैं हर बार इंस्टीट्यूट में टॉप किस में करूं, कंपनी लॉ में। मैंने कहा भगवान कुछ और ही चाह रहा है। कंपनी लॉ पढ़ाना शुरू करा, कंपनी लॉ में हिट हो गया। फिर जब इंडस्ट्री में आर्टिकलशिप में गए, तो आर्टिकलशिप में भी लोगों ने मेरे को कंपनी लॉ का ही काम दे दिया। फिर तुमको मैंने शायद पहले बताई भी थी उस दिन, इतने सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के मर्जर करवाए, लीगल एडवाइजर रहे। तो वहां पे भी मेरा मेन रोल कंपनी लॉ और सेबी लॉ पे था। मतलब मेरी प्रैक्टिस भी, मतलब कोर एरिया भी इंडस्ट्री में भी वही रहा, इंडस्ट्री में टॉप भी उसी में करा, पढ़ाई में भी। तो मैं बाय डिफॉल्ट कंपनी लॉ में आ गया, लेकिन मैं जिंदगी में कंपनी लॉ में नहीं आना चाहता, मेरे को क्रिमिनल लॉ में जाना। और अब क्रिमिनल लॉ जो नए लॉ आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मैंने क्रिमिनल लॉ के मैनुअल मंगाया घर में खुद पढ़ने के लिए। मेरी माँ कह रही हूँ एग्जाम देने, मैं एग्जाम नहीं देने, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, पता होना चाहिए कि है क्या। चलो अल्टीमेटली ये तो ये सारे नसीब वाली बात है कि जिसका भगवान ने लिखा है, हमारा लिखा था तो हम बन गए। मेरी जिस टाइम में क्वालिफाई, उस टाइम मेरी उम्र, अब उम्र 29 साल है, 2017 में 22-23 साल की उम्र होगी मेरी। उस टाइम पे आर्टिकलशिप कंप्लीट किया, टाइम पे बन गया था, और आर्टिकलशिप भी प्रॉपर कंप्लीट की थी। फिर 2017 में और 18 में दिल्ली का ऐसा कोई टीचर नहीं जिस टीचिंग में बहुत छोटी उम्र से 19 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था, जैसे 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया ऐसे। तो 2017-18 में मैंने फुल फ्लेज सोच लिया टीचिंग करेंगे। तो 17-18 में दिल्ली का ऐसा कोई टीचर नहीं जिससे मैंने काम ना मांगा हो कि मेरे को रख लो, सीए का, सीएस का, सीएमए का। और ऐसा कोई टीचर नहीं जिससे मेरे को मना ना करो कि हम नहीं रखेंगे, किसी ने भी नहीं रखा। जिन टीचर 17-18 में काम मांगा था, जिनमें से 11 टीचर सीए मेरे अंडर काम करते हैं, जिनसे मैंने काम मांगा 17-18 में। 2017-18 में, अभी बस ये यूट्यूब पे ना डले, 2017-18 में 7.5 लाख की नौकरी छोड़ के आया था। पिछले साल 1 करोड़ 13 लाख रुपए सिर्फ सैलरी बांटी थी अपने टीचर्स काम करते हैं उनको। तो जब भगवान देता और लिखी होती है ना, तो वो लिखी ही होती है। इसलिए फेस टू फेस टीचिंग मीटिंग सब छोड़ दी थी। फिर अमित सर का पिछले बैच में कॉल आया था, सर आओगे? मैं नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं बन पा रहा था। फिर कॉल आई, तो मैंने कहा यार घर में बैठा भी नहीं जाता। एक मेरे दोस्त का सेंटर पीतमपुरा में, उनके यहाँ पढ़ाता हूँ मैं, वरुण जैन करके यहाँ। फिर उन्होंने उनका, जब इनका कॉल आया, उन्होंने कहा सर मैं दिसंबर में बंद कर रहा हूँ, सेंटर थोड़ा लॉस में जा रहा है। मैंने कहा 3 दिन तो काटने ही है, यहाँ चल लेंगे। मतलब अगर ऐसा है कि अगर आज के दिन में तुम्हारे को जितना मैंने तुम्हारे बैच से कमाने, इससे महंगा तो मेरा फोन ही है, क्या करूंगा मैं यहाँ पढ़ा के, समझते हो? तो अल्टीमेटली मेरे लिए इनकम तो मैटर ही नहीं कर रही थी। मेरे लिए बस मेन क्या था कि मेरे को 3 दिन मिलना है, बच्चे से मिलूंगा तो दिल लगा रहेगा। थोड़ा सा अपनी नॉलेज क्या होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि उनके लिए तो रिकॉर्ड कर दिया फाइनल वाले बच्चों के लिए, मेन मार्केट फाइनल है, लेकिन उनसे मैं कभी मिलता ही नहीं हूँ। कहने को मेरे पे 4 यार बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। बच्चे मेट्रो में दिख जाते हैं, हेलो सर। अब वो मेरे लिए तो नंबर है, वो मेरे को कहती है सर चेक करो, मैंने आपको परसों रात को मैसेज किया था। मैंने कहा ओके। अगर तुमको मैं रोज देख रहा हूँ, तुम मेरे को पहचान में रहोगे कि हाँ भाई इनको, अभी तो नहीं रहोगे, 2-4 बार। मेरे को नाम तो किसी का भी नहीं याद, मैंने परसों पूछ भी लिया, अब मेरे को याद भी नहीं रहता, एंड तक नहीं रहता, लेकिन ये याद रह जाएगा कि हाँ भाई मैंने इसको कहीं पढ़ाया है। उन बेचारे लिए वो तो मेरे लिए नंबर ही हो गए ऑनलाइन वाले। चलो अब सीएल भी, अच्छा मैं बात कर रहा था, क्या हमारे नए वाले कंपनियों में रोल बढ़ गया, पावर बढ़ गई? अच्छा, वकीलों ने जब प्रोटेस्ट करा
तो प्रोटेस्ट होने के बाद पूछना है ऐसे हाथ खड़ा करके? अच्छा, वकीलों ने जब प्रोटेस्ट करा तो प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या बोला कि नया वाला लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा रोजगार जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कहता रोजगार तब जाता अगर हमने आपकी पावर छीनी होती। हमने आपकी पावर के साथ उनको एडिशन में पावर दी है, आपको हटाया नहीं है। क्या एडवोकेट का रोल काटा है? हमें एडिशन में पावर देती है। अब कस्टमर की मर्जी है, क्लाइंट की, किस पे जाना चाहता है, सीए पे, सीएस पे, सीएमए पे या एडवोकेट पे। तो कहते हैं असंवैधानिक कहां से है, हमने आपकी रोल पावर काटी थोड़ी है। तो ले दे के नए वाले कंपनी लॉ में हमारी पावर को छीना नहीं गया और जज ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया एडवोकेट्स पर, हमारे को रोल दे दिया। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मैं बात करता हूं हुआ कैसे। जब नया वाला कंपनी लॉ आया ना, मैंने तुम्हारे को क्या बोला, टोटल में कितने सेक्शन है? 470। 470 में से जो इफेक्टिव हुए थे ना, 470 सेक्शंस में से जो इफेक्टिव हुए थे वो खाली 282 हुए थे। इफेक्टिव कितने हुए थे? 282 सेक्शंस इफेक्टिव हुए थे। इफेक्टिव मतलब लागू हुए थे। कब तक लागू हुए थे बता देता हूं इसका, 1 अप्रैल 2014 तक। 1 अप्रैल 2014 तक। अब तुम समझो सेक्शन कितने आए हैं 2013 में, कंपनी एक्ट में 470, लेकिन 470 को एकदम से इफेक्टिव नहीं किया गया, खाली कितनों को इफेक्टिव किया गया? 282 को। और वो भी कब से इफेक्टिव किया गया? 1 अप्रैल 2014 से। मतलब आया लो कंपनी लो 2013 में, वो भी 30 अगस्त 2013 को आया था, भी दिखाऊंगा डेट। और इफेक्टिव कब हुआ? 1 अप्रैल 2014 को। उसमें पूरा इफेक्टिव नहीं करा, खाली कितनों का इफेक्टिव करा? 282 को। इसका लॉजिक बताता हूं बाकियों को क्यों इफेक्टिव नहीं करा। हमारा जो पूरा कंपनी लॉ एक्चुअल में इफेक्टिव हुआ है ना, वो 1 जून 2016 से इफेक्टिव हुआ है। जो एंटायर कंपनीज एक्ट इफेक्टिव हुआ है वो कब से हुआ है? 1 जून 2016 में एंटायर कंपनीज एक्ट को क्या करा गया? इफेक्टिव करा गया। मतलब बचे कुछ सेक्शन को सबको कब इफेक्टिव करा गया? 1 जून 2016 को। अब तुम लॉजिकली सोचो, 13 में लॉ बना, 16 में जाके पूरा इफेक्टिव हुआ। अब इतना लंबा क्यों रोकना पड़ गया, मैं उसका लॉजिक बताता हूं। मैंने बोला ना नए वाले लॉ मेकर फुद्दू हैं थोड़े से। इन्होंने गड़बड़ी कहां करी, लॉ बना दिया, नए वाले लॉ में एनसीएलटी और एनसीएलटी का रोल डाल दिया। एनसीएलटी की बॉडी बनाई नहीं, बिल्डिंग है ही नहीं इंडिया में, केस कहां जाएगा? मतलब लिख दिया कि केस जाएगा एनसीएलटी पे, सिर्फ कागजों पे एनसीएलटी की कोई बॉडी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो केस कहां जाएगा? कहीं नहीं। दिक्कत पता है कहां हुई? जितने सीएलबी के बोर्ड थे उनको उतार के एनसीएलटी कर दिया। तो सीएलबी के रिप्लेस पे एनसीएलटी आया था, तो वो तो ओके हो गया, चलो उसका इंफ्रा तो रेडी हो गया। मगर एनसीएलटी तो हाई कोर्ट के रिप्लेस पे आया, और हाई कोर्ट तो खत्म करा ही नहीं गया, हाई कोर्ट में तो केस जा ही रहे हैं। मतलब एनसीएलटी के लिए सेपरेट इंफ्रा क्रिएट करना था, उसमें टाइम लग गया 3 साल। तो इन लोगों ने क्या करा, 470 सेक्शंस में से जो 282 सेक्शन इफेक्टिव करे, वो वाले सेक्शन थे जिनमें एनसीएलटी और एनसीएलटी का रोल नहीं था। जिनमें एनसीएलटी और एनसीएलटी का रोल था उनको इफेक्टिव ही नहीं करा। कब तक? जब तक इंडिया में, क्योंकि अगर एनसीएलटी को पहले इफेक्टिव कर देते तो अपील एनसीएलटी में जानी थी, वो बना ही नहीं था। तो इसलिए ना तो एनसीएलटी को इफेक्टिव करा ना एनसीएलटी को इफेक्टिव करा, क्योंकि इंफ्रा रेडी नहीं था। तो अब तुम समझो, मैं बताता हूं हुआ क्या। तो जहां जहां एनसीएलटी का रोल था उसके रिप्लेस पे पुराने वाले कंपनी एक्ट में सीएलबी था। तो इन्होंने क्या करा, 2016 तक इंडिया में दोनों कंपनी एक्ट को पैरेलल चलाया और बोला कि जहां जहां एनसीएलटी वाला रोल है वहां पे कंपनी एक्ट 2013 फॉलो मत करो, सीएलबी वाला फॉलो करो, कंपनी एक्ट 1956 लगेगा। और जहां जहां एनसीएलटी का रोल नहीं है वहां पे कंपनी एक्ट 2000, तो 2016 तक इंडिया में दोनों चलते रहे। सीएसीएस भी पागल है, आधे फॉर्म किसके हिसाब से भर रहे हैं? 56 के हिसाब से। आधे फॉर्म किसके हिसाब से भर रहे हैं? केस लड़ने जा रहे हैं कोर्ट में तो 56 के हिसाब से, फॉर्म फाइलिंग हो रही है तो 13 के हिसाब से। ये चल रहा था। 2016 में जब पूरा एनसीएलटी और एनसीएलटी रेडी हुआ तब जाके बाकी सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया। समझ आया लॉजिक, कितना टाइम क्यों लग गया इफेक्टिव करने में। और जब एक बार इफेक्टिव हो गया तो इफेक्टिव पता कैसे करा है, ये इंफ्रा कैसे रेडी करा इन लोगों ने बहुत जगहों पे। एनसीएलटी ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे एनसीएलटी, नीचे से हारो, ऊपर सीढ़ियों पे जाके अपील कर दो क्योंकि जगह अलग से नहीं है, तो ऊपर ही एक फ्लोर डालो, बनाओ एनसीएलटी। कहानी समझ आई है? ये है हमारे कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ऊपर वाली कौन सी थी? क्वासी सॉरी गलत बोल गया मैं, ये है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ऊपर वाली कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। बात समझ आ गई पूरे? हाँ मेरे भाई, वहां ओनली एडवोकेट, तू और मैं नहीं जा सकता। थोड़ा सा रोल बढ़ा, मैंने कहा बोला पूरा बढ़ गया, थोड़ा सा तो बढ़ गया। एक लेवल तक, सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत लोग जाते ही नहीं, उसके इतनी तक तो बहुत अलग लेवल है। और वहां पे भी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट तो लड़नी नहीं है,
लॉ ही लड़नी है, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट वहां तो इतने केस जाते ही नहीं है ना, तो इसलिए उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं है। सारा बर्डन तो सबसे नीचे वालों पे ही होता है, तो उनका बर्डन रिड्यूस करने के लिए क्या बनाया है एनसीएलटी। हाँ मेरे भाई, हाँ लड़ सकता है, तू जाके लड़ सकता है, लड़ लेगा। ओहो, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा है इसमें। मैं नॉर्मल बंदे को एक प्लेन पेपर दूंगा अंग्रेजी का पढ़ने का, वो पढ़ देगा। मैं उसको लॉ का पेपर दूंगा, उसका मतलब निकाल लेगा। इसीलिए सीए भी कहां से, बहुत सारे सीए फुद्दू हैं। मेरे को बोलना गलत रहेगा, लेकिन मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तो को लिख के दे रहा हूँ। मैं तो को एक, मैं नाम नहीं लूंगा, करोल बाग में एक सीए, क्वालिफाइड सीए, एनसीएलटी की जजमेंट आई, 3 दिन होगा, उसको समझ नहीं आ रही। 3 दिन के बाद मेरे को फोन करके कह रहा है वीर जी इस जजमेंट का मतलब बता दो। कह रहा है लीगल वर्डिंग पल्ले ही नहीं पै रही मैंने। तो सारे क्वालिटी नहीं, दम होना चाहिए बंदे में। इंटरप्रिटेशन हर किसी को नहीं आती। रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट के अंदर जो टेक्निकल वर्डिंग होती है, कभी होता है, जैसे मेरे फादर रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, हमारा रियल एस्टेट, हमारी साइटें बनती हैं, तो जितनी बार में हम साइट बेचते हैं, जितनी बार हम नया प्लॉट खरीदते हैं, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट हमेशा मेरे पापा मेरे से पढ़वाते हैं। मेरा छोटा भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर, उससे क्यों नहीं पढ़वाते, उसकी अंग्रेजी मेरे से ज्यादा अच्छी है, उसको लीगल नॉलेज पढ़नी नहीं आती। लीगल वर्डिंग का पढ़ने का मतलब ये अलग है, उसके तरीके ये अलग है। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। नॉर्मली हम बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर, लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज बर्डनफुल, लॉ में बोलते हैं दिस इज एनकम्बरेंस। वर्ड ही नहीं पल्ले पड़ेंगे, पहले साथ में डिक्शनरी खोलता रहेगा। तो लीगल वर्ड और उसके फिर इंटरप्रिटेशन कला, फिर उसको किस सेक्शन से जोड़ना है, नॉर्मल बंदा कर लेगा। अलाउ तो करते, लेकिन लड़ ही नहीं पाता वो। नॉर्मल सीए ही अपना केस, अगर उसका नॉर्मल क्रिमिनल केस पड़ जाए, उसका एडवोकेट हायर करना पड़ जाता है, अपना केस नहीं लड़ पाते। मेरे बराबर के बराबर वाले घर में एक सीए हैं, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो गया, उनकी उन्होंने कुछ क्रिमिनल केस चेक बाउंसिंग का था, चेक बाउंसिंग में क्रिमिनल केस होता है आजकल, 2 साल की सजा है। अपना क्रिमिनल चेक बाउंसिंग केस लड़ने के लिए एडवोकेट हायर करा था, उनको लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ने नहीं पड़ रहे, मतलब पल्ले नहीं पड़ रहे थे पढ़ के। तो तुम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। तुमको इंटरप्रिटेशन में जितनी मर्जी फाइन बेटर कर लो, तुम्हें एक हद तक अच्छे हो जाओगे, लेकिन जब तक तुम उस एरिया में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम्हारा वो बेकार है ना। हाँ भाई आगे बढ़े, बॉडीज का रोल समझ आया। अब और आगे चलते हैं। एनसीएलटी, एनसीएलटी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो गई। अब मैं बात करता हूं, लास्ट क्लास में ना मैं बात रह गई थी, हमारे इंडिया में ना 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है पब्लिक लॉ, एक होता है प्राइवेट लॉ। कोई फर्क बताएगा मेरे को, क्या लग रहा है, पढ़ के क्या लग रहा है? पब्लिक मतलब सबके लिए, प्राइवेट मेरे घर के लिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, जो तेरे दिल में है तो बोल। तू लास्ट क्लास में था, मगर तूने तेरे को फिर भी पता है, तू बैकअप देख के आया था। क्या बात है, शाबाश, अपना दिमाग लगा रहा है, बहुत बढ़िया, बता। हाँ, जितना तेरे को पता बता दे। प्राइवेट को सिविल के लिए रखा गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ ना, लेकिन वो पब्लिक लॉ है, वही बात करते हैं। चलो समझ गया मैं, आओ देखो। when whole community gets affected then it is public law, when only parties to the contract get affected then it is private law। एग्जांपल लेके बात करें, जीएसटी का रेट 18% था, 28% हो गया, एक दो बंदे इम्पैक्ट हो गए, होल कम्युनिटी इम्पैक्ट होगी, पब्लिक लॉ। इसका मतलब जीएसटी इज अ पब्लिक लॉ। इनकम टैक्स का रेट 20% था, 30% हो गया, पब्लिक लॉ, है ना। इसका मतलब होल पब्लिक गेट अफेक्टेड। एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं, इसका सोच के बताना, सोच समझ के। एक लड़की का रेप हो गया, प्राइवेट लॉ पब्लिक लॉ? पब्लिक लॉ। बहुत सारे लोग ना गलत बोलते हैं, सर उसके घर में हुआ, हमारे घर में थोड़ी हुआ, तो प्राइवेट लॉ हो गया। जब निर्भया केस हुआ था, तो हुआ वो एक घर में, बहुत सारी माएँ जिनकी बच्चियां बाहर जाती हैं, वो थोड़ा सा डरी डरी थी कि भाई बच्चे, बेटा टाइम से जाइयो, टाइम से वापस आ जाइयो, वगैरह वगैरह। मेंटली इंपैक्ट तो करता है। इसका मतलब क्रिमिनल लॉज आर पब्लिक लॉज, टैक्सेशन लॉज आर पब्लिक लॉज। लेकिन मैंने इसको माल सप्लाई करा 5 लाख रुपए का, ये मेरे को शर्ट सप्लाई नहीं कर रहा, दुनिया थोड़ी मर रही है इसमें, कौन परेशान है? खाली ये और मैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ प्राइवेट लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ, आई होप कहानी समझ आ गई। तो लिखो, व्हेन होल कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड देन इट इज पब्लिक लॉ, when whole community gets affected then it is
When whole community gets affected, then it is public law. When only parties to the contract gets affected, अच्छा पब्लिक लॉ के एग्जांपल में भी लिख लेना, क्रिमिनल लॉज, टैक्सेशन लॉज, वो एग्जांपल किसका है? पब्लिक लॉज का। When only parties to the contract gets affected, then it is private law. When whole community gets affected, then it is public law. When only parties to the contract gets affected, then it is private law. तू बता। कंपनी लॉ इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। कुछ कुछ लॉ मिक्सचर होता है, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर कंपनी लॉ के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फीस को बढ़ा दिया गया, पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ। लेकिन अगर कंपनी लॉ में मैंने डिस्प्यूट करा है तो केस खाली मेरे पे होगा, बाकी देन इट इज, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे लॉ आपको दिखेंगे जो प्राइवेट और पब्लिक के मिक्सचर भी हैं। प्राइवेट लॉ when only parties to the contract get affected, then it is private law. Example, contract at sale of goods at, ये सब लिख लो। आगे बढ़े, अब और बात करते हैं। हमारे कंपनी लॉ में ना, आपने कभी एक शब्द सुना है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एओपी। 11th 12th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता था एओपी और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जब हम फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ते थे वहां पे, तो उसमें एक चैप्टर के अंदर इसके बारे में पढ़ाया जाता था, कुछ याद है? आंगनवाड़ी स्कूलों से पढ़े हो हैं? और मैं तुम्हें अभी तक जितना भी सिखा रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीजें मैं तुम्हारे को ऐसी सिखा रहा हूँ जो लॉ नहीं है। ये सिर्फ वो टर्मिनोलॉजीज है जो तुम लोग पहले सुन रहे हो लेकिन तुम्हें आती नहीं है, और उसको सिर्फ हम क्लियर करते चल रहे हैं ताकि आगे जाके जब ये वर्ड यूज हो तुम्हारे को आते हो। अब जरा लिखो। अच्छा पहले एक चीज बताओ, कंपनी की एक चीज तो पढ़ रखी होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओए होए, शाबाश। और पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्या मतलब होता है दोनों में? है चल, गलत बोल गया, मतलब होती है वो, तेरी बात ठीक है, वो एक एंगल है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का डिस्टिंग्विश नहीं है, मतलब उससे क्लियर नहीं हो रहा कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। हाँ, एक मिनट रुकिए, कुछ बोल रहा है, क्या बोल रही है? पार्टनरशिप वालों की खुद की स्टैंप साइन नहीं होती? मेरी मेरी खुद की भी स्टैंप होती है, मैं सीएस इंडिविजुअल हूँ, मेरी स्टैंप सीए मारते हैं ना, ठप्पा सीए सीएस, डॉक्टर भी मारते हैं। शाबाश, यही तो जानना चाह रहा था, अब निकला ना मुंह से। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है लॉ की नजरों में। जैसे अगर रिलायंस ने 100 करोड़ का लोन लिया है तो हम अंबानी पे केस नहीं कर देंगे, केस किसके ऊपर होगा? तो रिलायंस के ऊपर होगा। लेकिन अगर अंबानी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया तो केस अंबानी पे होगा। इसलिए अंबानी एंड रिलायंस बोथ आर सेपरेट थिंग्स, समझ रहे, डिफरेंट थिंग्स। मगर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर अपने पार्टनरशिप फर्म है आपकी और हम लोग, हम 3 पार्टनर और हमारी एक्सवाइजेड फर्म है, और हमने फर्म के बिहाफ पे 100 करोड़ रुपए का लोन लिया और हम नहीं चुका पा रहे हैं, तो केस फर्म के नाम पे नहीं होगा, हमारे पर्सनल नाम पे होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इतनी बात समझ आ रही है? सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, समझ आ गया? तो सेपरेट लीगल एंटिटी मींस आपकी खुद की एक पहचान है, आप अपने नाम से लैंड खरीद सकते हो, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। अगर रिलायंस को किसी पे केस करना है तो वो अपने नाम से करेगी, है ना, और रिलायंस पे किसी ने केस करना है तो वो रिलायंस के नाम पे कर देगा, मतलब उसकी खुद की पहचान है। अगर मुकेश अंबानी को रिलायंस के लिए लैंड खरीदनी है तो वो रिलायंस के नाम पे 200 करोड़ की लैंड आएगी, है ना, अंबानी की अपनी नहीं है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप में अगर केस करना है तो हम अपने नाम से करेंगे, केस होगा तो हमारे ही नाम पे होगा, लैंड भी खरीदो हमारे पार्टनर्स के नाम पे होगी, फर्म का कोई लेना देना नहीं होता। आई होप बात समझ आ रही है। सेपरेट गारंटी क्या होती है? अब इससे मैं क्लिक कनेक्ट करने वाला इसको, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। पहले तो अब इसको भी फर्क, इसको भी क्लियर करते हैं। पहले ना देखो, पर्सन शब्द को समझ लेते हैं पहले। जब मैं बोलूं पर्सन, तो पर्सन में ना दो लोग आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। अच्छा, उधर भी कट रहा है, उधर भी कट रहा है, इधर भी कट रहा है, जिंदगी में भी कट रहा है, क्या हो रहा है ये? रुक जा, इसको बीच में ले आते हैं। हे भगवान,
चल जा ओए ओए, कह रहा मिटोने नहीं दूंगा, ये कुछ गलतियां जो जिंदगी में मिटती। किससे करूं? व्हाइट कलर से कर दूं? अच्छा, तो इस पे व्हाइट चला दो, तो ये कह रही। गुड। छोड़, यहीं पे आ जाते हैं। इतना टाइम कौन लगाए। पर्सन पहले थोड़ा नीचे कर देते हैं, फिर ऊपर स्पेस बनाना पड़ेगा ना। पर्सन। तो पर्सन ना दो होते हैं जब कोई तुमसे पूछे। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। गुड। शाबाश। अवार्ड देंगे तेरे को अभी। नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एग्जाम्पल कंपनी, एग्जाम्पल एलएलपी, एटसेट्रा। नेचुरल पर्सन वो मतलब जिन दो इंडिविजुअल्स, तुम्हारे मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स। समझ आती है बात? क्लियर है? पक्का? नेचुरल है ना? या करंट देता है हमारे को कोई? करंट से चलते हैं? पेट्रोल से? पेट्रोल तो वही है हमारा खाना ही, वही खाएंगे वही चलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रह गया, सॉरी, नेचुरल पर्सन मतलब इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, ये लिख लिया। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ वापस, एओपी पे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब मैं बोल रहा हूं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, तो मतलब जहां पे कुछ पर्संस मिलके काम कर रहे हैं। अब वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अभी मैंने बोला पर्सन मींस बोथ। दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बना रही हैं, हीरो होंडा, दैट इज ऑल्सो एओपी, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन की एओपी है ना। मैंने एक कंपनी बनाई, उसके अंदर बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, कंपनीज ऑल्सो एओपी, मगर वो नेचुरल पर्सन की एओपी है। अच्छा, एक कंपनी में कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी शेयर होल्डर बन सकता है, कोई दूसरी कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकती है। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी 50% ज्यादा शेयर होल्ड करे, तो एक शेयर होल्डर तो होल्डिंग कंपनी खुद हो गई। बाकी शेयर होल्डर हो सकता है कोई इंसान हो तुम्हारे मेरे ऐसे। तो एओपी है वो, कंपनीज ऑल्सो एओपी, लेकिन उसमें कुछ पर्सन नेचुरल है, कुछ पर्सन। तो एओपी मतलब क्या? जहां पे कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझ आता है एओपी होता क्या है। अब एओपी दो तरीके की होती है। एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एओपी, और एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एओपी और एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। पहले यहां तक लिखो, फिर मैं आगे बढ़ू। ऊपर वाला भी लिखना है, ये भी लिखना था, पर्सन वाला। बढ़े आगे यार। ये देखो, एओपी इनकॉर्पोरेटेड एओपी, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। अब इनमें क्या फर्क होता है, जरा लिखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। होती है। इनकॉर्पोरेटेड एओपी कौन सी होती है? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ये मैंने क्रॉस बनाया है, सेपरेट लीगल एंटिटी। वो चल गई, इरेजर चल गई, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ठीक है। अब इसके एग्जांपल में लिखो, इसके एग्जांपल में लिखो कंपनी एलएलपी, और इसके एग्जांपल में लिखो पार्टनरशिप फर्म एचयूएफ। एचयूएफ एटसेट्रा। कंपनी एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म एचयूएफ। आपको पता है पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, और कंपनी एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो क्योंकि यहाँ पे सारे कुछ बंदे मिलके तो काम कर रहे हैं, तो ये सारी ही ओपी है। बस फर्क क्या है, कोई इनकॉर्पोरेटेड वाली है, कोई अनइनकॉर्पोरेटेड वाली है। तो इनकॉर्पोरेटेड ओपी कौन सी होगी? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। अनइनकॉर्पोरेटेड ओपी कौन सी होगी? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। यहां तक बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन है मेरे दिल में आ रहा है,
पूछ लेता हूँ, मेरे को पता जवाब नहीं आएगा, लेकिन स्टिल तुम्हारे काम आएगा रियल लाइफ में, तुम किसी से मजे ले सकते हो। दो चीजें होती हैं, एक होता है एचयूएफ और एक होता है जेएचएफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ तो सबने सुन रखा होगा। जेएचएफ स्टैंड्स फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली। अनडिवाइडेड मीन्स ऑल्सो जॉइंट, लेकिन दोनों अलग है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली। अनडिवाइडेड मीन्स ऑल्सो जॉइंट, लेकिन दोनों अलग है, दोनों में फर्क है। बता मेरे भाई, कुछ बता रहा है? शाबाश। और नीचे वाली? सही बोल गया भाई, एक पॉइंट तो सही बोल गया। एक डिफरेंस तो यही है। क्या? दो हिंदू फैमिली मिलकर क्या कर रही है? बिजनेस ना? अच्छा। हाँ मेरे भाई, पार्टनरशिप एचयूएफ है? नहीं। हाँ मेरे भाई, करता तो एचयूएफ में होता है, वो जो हेड होता है, क्योंकि वहां बिजनेस ही नहीं है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब मैं बात क्लियर कर देता हूँ। उसने बच्चे ने सबसे पहले बोला था, वहीं से एक डिफरेंस तो वही है, फिर दूसरा डिफरेंस की बात करेंगे। पहली बात तो ये सुन लो कि एचयूएफ का कंसेप्ट इनकम टैक्स एक्ट ने दिया, और जेएचएफ का कंसेप्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट ने दिया। जेएचएफ का कंसेप्ट कहां से आया? हिंदू सक्सेशन एक्ट। और एचयूएफ का कंसेप्ट कहां से आया? इनकम टैक्स एक्ट। पहला डिफरेंस तो ये कि इनके एक्ट दोनों के लॉ ही अलग हैं गवर्न करने के लिए। एक फैमिली है, ऊपर चाचा रहता है, नीचे ताऊ रहता है। जॉइंट फैमिली है, साथ में रहते हैं, लेकिन पापा अलग, चाचा अलग नौकरी करते हैं, ताऊ अलग नौकरी करते हैं। बिजनेस कंबाइन नहीं है, दोनों का अपना अलग अलग काम है, दोनों की अलग अलग दुकानें हैं, एक नौकरी करता है, एक दुकान करता है, या अलग अलग है कुछ भी, दोनों मतलब बिजनेस में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली, नॉट एचयूएफ। बात समझ आ रही है? क्योंकि बिजनेस कंबाइन नहीं है, लेकिन जीएचएफ है वो। बात समझ आ रही? लेकिन अगर बिजनेस कंबाइन है सबका, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है और जेएचएफ जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो क्या बोलता है? इवन अ चाइल्ड, अच्छा आपने एक चीज और पढ़ी होगी, पार्टनरशिप में कोई बंदा अगर पार्टनर बनना चाहे तो उसको एग्रीमेंट करना पड़ता है, और एग्रीमेंट करने के लिए मेजर होना जरूरी है। माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप वन, बट ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप वन, मगर वो पार्टनर नहीं बन सकता। ये बात आप लोगों को पता है, क्योंकि वो कंपीटेंट पार्टी एज पर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 और 11 नहीं है। अब सोचने वाली चीज ये है, क्योंकि माइनर कंपीटेंट पार्टी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता। तो माइनर को अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनना, तो उसे अडल्ट होना जरूरी है। लेकिन आप लोगों ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब 11th 12th में स्कूल में पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा इवन अ बच्चा जो फ्रॉम द डे वन पैदा हुआ है, वो उसका इक्वल पार्टनर होता है, इक्वल मेंबर होता है। किसका? एचयूएफ को हम को पार्टनर बोलते हैं, और जो हेड होता है वहां को हम कर्ता बोलते हैं, एचयूएफ के हेड को, है ना? इसमें क्या फर्क है जीएचएफ में? इवन अ चाइल्ड इन वॉर्म, जो भी दुनिया में बाहर नहीं आया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इक्वल मेंबर ऑफ जीएचएफ। मतलब क्या? इनकम टैक्स वाले टैक्स कब लगाएंगे? जब बंदा धरती पे आएगा। जीएचएफ वाले क्या कहते हैं कि कोई बच्चा भी धरती पे आया नहीं है, लेकिन अगर औरत के पेट में, तब भी हम उसको इक्वल मेंबर मान रहे, उसका फ्रॉम द डे वन हिस्सा बनाना शुरू कर दो, जब वो औरत लेडी प्रेग्नेंट हुई है तब से। क्यों? आपने कभी देखा होगा बहुत सारी हिंदू फैमिली में, किसी फैमिली में जब बच्चा आने वाला होता है, 7 8 महीने में तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, कमरा से जाना, ये वो टॉय वॉय लाना, कि पता है घर में एक मेंबर आने वाला है। फीलिंग्स पहले से जुड़ती हैं, और बाई चांस बच्चा अगर वो पैदा होते ही मरा हुआ निकल जाए या हो जाए, तो रोते भी है लोग, परेशान भी होते हैं। इसका मतलब उसे फ्रॉम द डे वन इक्वल मेंबर ट्रीट कर रहे थे ना वो, भले ही नहीं आया था वो। तो इसलिए जीएचएफ बोलता है उसमें फीलिंग जुड़ी हुई है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग दूसरा डिफरेंस क्या समझ आ गया? इवन अ चाइल्ड इन वॉर्म भी कंसीडर होगा फैमिली का मेंबर, लेकिन एचयूएफ के अकॉर्डिंग सिर्फ कौन मेंबर माना जाएगा? जो धरती पे आएगा, क्योंकि टैक्स तो सिर्फ उसी पे लग सकता है। तो आ फिर लपेटेंगे, है ना? बात समझ आ रही है? चलो, ये तो कंसेप्ट मेरे दिमाग में था, ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट। अच्छा, एओपी समझ आ गया ना दोनों, इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड। अब इस पे करते हैं लास्ट कंसेप्ट। हमारे ना इस वाले एक्ट में, कंपनी एक्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, दो तरीके की कंपनीज होती हैं। एक होती है रजिस्टर्ड कंपनीज, और एक होती हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, और इसको हम कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट भी बोलते हैं। फॉर्म्ड
अंडर स्पेशल एक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड कंपनीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। रजिस्टर्ड कंपनीज मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। 2013 में क्या है? अच्छा 2013 लिख देता हूँ। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ भी लिख लो साथ में, क्योंकि जो रिलायंस टाटा वो आज की थोड़ी बनी है, पुराने वाले कंपनी एक्ट में बनी है, लेकिन वो भी तो कंपनीज ही हैं, चलती आ रही हैं। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो जो सिर्फ कंपनी लॉ में बनी है, भले इस वाले में बनी हो या पहले वाले में बनी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड कंपनीज बोलेंगे। एग्जाम्पल, रिलायंस, टाटा, जोमेटो, स्विगी। भूख लग रही है ना मेरे को, इतने सारे खाने वाले आ रहे हैं दिमाग में। अच्छा ये हो गया। फिर ये आती है कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट वाली। अच्छा, स्पेशल एक्ट वाली का मतलब ये नहीं है कि अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वो रजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, लेकिन ये हमारे कंपनी लॉ में नहीं बनी, अपने लॉ में बनी है। अब इनका जैसे एग्जांपल लिखो, एल आई सी, एल आई सी, एस बी आई, आईसीआई, तुम्हारा सी ए, वो पीछे छुप गया, वही छुप गया, बताओ। आईसीएसआई है, सेबी भी ले सकता है तू। ये मैंने एसबीआई लिखा है वैसे, ये सेबी नहीं है, मगर सेबी भी वही है। यहीं रुक जाओ, अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो हमारे कंपनी लॉ में दो तरीके की कंपनीज है, कौन कौन सी? एक है रजिस्टर्ड कंपनीज और दूसरी कौन सी है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसको हम कंपनी फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी? जो कंपनी 2013 में बनी है, पहले वाले में बनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो खुद के एक्ट से बनी है, जिनके ऊपर कंपनी लॉ में नहीं बनी, मतलब कंपनी लॉ लगता है उनके ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर क्या होता है। मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जब कंपनी कंपनी एक्ट में बन सकती थी, तो इनका अलग से लॉ क्यों बनाया? जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस करती है, बजाज एलियांस भी लाइफ इंश्योरेंस करती है, आईसीआईसी लॉम्बार्ड भी लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन ये तो कंपनी एक्ट में बने हैं। लेकिन एलआईसी तो खुद के एक्ट से बनी है। बैंक की बात करें तो एसबीआई स्पेशल एक्ट से बना है, लेकिन आईसीआईसी एचडीएफसी हमारे कंपनी एक्ट में बने हैं। काम तो सेम है दोनों के। अगर गवर्नमेंट से रेगुलेट करवाना था, तो कंपनी एक्ट में गवर्नमेंट कंपनीज बनती हैं सेक्शन 2+45 के अंदर। 51% of overpaid of share capital held by CG और SG और partly by CG partly by SG। सेट वही तो पूछ रहा क्यों है, वो तो मेरे को पता है, सेट ऑफ पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया इनका अलग से। मैं तो जानना चाह रहा हूँ क्यों बनाया भाई, इतनी मेहनत क्यों करी है? कुछ कुछ सही जा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ और कुछ? दो चीजों के दिमाग में बिठा लो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंसेप्ट कभी दिमाग से उतरेगा नहीं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्यों बनाई जाती है? अगर आपकी कंपनी की फंक्शनिंग नॉर्मल कंपनी से हटके है, पहला पॉइंट, आपकी कंपनी की फंक्शनिंग नॉर्मल कंपनी से हटके है, प्लस उसको सरकार अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनेगी। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ ऐसा क्यों, और फिर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, फिर एलआईसी की फंक्शनिंग तो हटके नहीं है इंश्योरेंस से, अभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी क्यों बनती है, पहले हमने दो पॉइंट दिमाग में क्या रखें। आपकी कंपनी की फंक्शनिंग नॉर्मल कंपनी से हटके है, तो सरकार अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, तो क्या बनेगी हमेशा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एग्जांपल लेके बात करते हैं। अच्छा, सीए इंस्टीट्यूट क्या नॉर्मल कॉलेज की तरह रन करता है, या आपको पढ़ाने के बाद आपको मेंबरशिप नंबर देगा, सारी जिंदगी आप कुछ गलत काम करोगे रेगुलेट भी करेगा, एक्शन भी लेगा, हर साल मेंबरशिप फीस भी लेगा? लेकिन जो नॉर्मल कॉलेज है, पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आप पास हो गए, डिग्री लेकर निकल गए, दफा हो जाए, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। क्या आप एक नॉर्मल कॉलेज से हटके ऑपरेट कर रहे हो? आपकी फंक्शनिंग नॉर्मल कॉलेज की तरह नहीं है। तो ये तो रोल समझ आता है सीएससी एससीएम इंस्टीट्यूट का, इनके खुद के एक्ट हैं। अब बात करते हैं कि सर ये जो एलआईसी है और एसबीआई है, इनकी बात करते हैं। आपको शायद ये बात पता हो, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद बहुत सारे सेक्टर्स में इंश्योरेंस को अलाउ करा गया, अलाउ करा गया। पहले वाले जमाने में इंश्योरेंस एंड बैंकिंग वाज नॉट अ कॉमन बिजनेस। जिस टाइम पे एलआईसी और एसबीआई बने थे, उस टाइम पे कॉमन बिजनेस नहीं था, ये यूनिक बिजनेस था, इसलिए बनाया गया। और जब बना दिया तो इसलिए उसको अबॉलिश नहीं करा गया। लेकिन बाद में जब हमको लगा कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी सेक्टर में खोल दिया जाए, तो उसके बाद यूनिक नहीं रहा, तो इसलिए आईसीआईसी लॉम्बार्ड ये सब इसमें आ गए, बाकी बैंक भी आ गए। अदरवाइज जब ये बनाए गए थे तब तो ये क्या थे, यूनिक ही थे, इसलिए इनको स्पेशल एक्ट में लाया गया था। लेकिन अगर आज के डेट में भी किसी का स्पेशल एक्ट पास कराना, तो क्या चीज ध्यान देनी है?
आपके फीचर्स नॉर्मल फीचर से नॉर्मल अलग होने चाहिए, प्लस आपका कंट्रोल किसके हाथ में रहना चाहिए, गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन और लास्ट, क्या इन वाली कंपनीज पे जो स्पेशल एक्ट में बनी है, इन पे हमारा कंपनी लॉ लगेगा, कंपनी एक्ट 2013, या इनका खुद का लॉ लगेगा? हमारा कंपनी लॉ लगेगा। शाबाश। अच्छा, ये स्पेसिफिक प्रिवेल ओवर जनरल वाली जो बात है, ये किस रूल से आई है? मतलब इसका ना, ये स्पेसिफिक प्रिवेल ओवर जनरल जो होता है, इसका एक रूल है। रूल का कोई नाम याद है? कुछ सिखाया था किसी ने? ये सिर्फ इतना बताया था स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करता है जनरल, बस इतना ही सिखाया था। एक रूल है, रूल का नाम है रूल ऑफ एडजस्टम जनरिस। अभी तुम लोग एक चैप्टर पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, लास्ट क्लास में सिखाया था, लॉ पढ़ने की कला सिखाता है, उसी में ये रूल है जिसने ये सिखाया कि स्पेसिफिक लॉ कंफ्लिक्ट होने पे जनरल पे प्रिवेल करता है। उस रूल का नाम क्या है? एडजस्टम जनरिस। लिख देता हूं, याद भी नहीं रहेगा। एडजस्टम जनरिस। ये रूल बोलता है कि स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करेगा किसके ऊपर? जनरल के ऊपर। पता चले कोर्ट में गए, कोर्ट को बोल दिया जाके स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करेगा जनरल पे, अपनी कंपनी केस लड़ रहे हैं, वो बोला कहां से लिखी है बात, पता नहीं। तो कहां से आई ये बात? एडजस्टम जनरिस के रूल से आई है। ठीक है, सीखा ठीक है वो कि प्रिवेल करेगा, कहां से आया ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, वापस आ रहे हैं यार, वो बात रह गई। हाँ, क्या था, क्या बोल रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा था मैं, लो हाँ। तो उसमें क्या था, हाँ, प्रिवेल वाली बात आ रही थी, हाँ, कि इन पे हमारा कंपनी लॉ लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, to the extent possible. Extent possible means what? Whenever there is any inconsistency arises between specific law and general law, then specific law will prevail over general law. Example लेके बात करते हैं। मान लो LIC एक्ट है और उसमें कोई प्रोविजन साइलेंट है, और कंपनी लॉ में उस चीज को लेकर प्रोविजन दिया हुआ है, तो लग जाएगा। और कोई चीज ऐसी है जो वहां पे भी दी हुई है, यहाँ पे भी दी है, लेकिन अलग है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग करानी है, और LIC में लिखा हुआ है 1 साल में 6 बोर्ड मीटिंग करानी है, क्या अलग हो गया? तो अब LIC की बात मानी जाएगी, 6 होंगी 4 नहीं होंगी। बात समझ आ गई? इसका मतलब जहां जहां, और जहां पे कॉमन है दोनों का, फिर चलने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 3 चीजें ध्यान देनी, क्या? जहां पे दोनों कॉमन है चलता रहेगा, जहां पे उनका लॉ साइलेंट है और कंपनी लॉ में कोई प्रोविजन दिया हो तो ये लगेगा, और जहां पे उनके लॉ में भी दिया और यहाँ पे दिया लेकिन दोनों अलग है, तो उनके वाले लॉ की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन कंपनी लॉ लगेगा तो सही। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है।